हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1851। एक और दिन बीत गया और अब अगली सुबह थी। आज उन 3 दिनों में से आखिरी दिन था जिसका एल्बर ने वादा किया था। यदि कोई दुर्घटना नहीं हुई तो साहिल आज वलेरियो के साथ 200 ट्रिलियन स्टार डॉलर की डील पूरी कर लेगा और 2 मिलियन लाविश पॉइंट्स प्राप्त कर लेगा। फिर वह ट्रू सेंट रैंक तक पहुंच सकता था। जहां तक बात है कि वह कितनी दूर जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लाविश पॉइंट्स थे। यदि ठीक 2 मिलियन होते तो वह लेट ट्रू सेंट रैंक तक पहुंच सकता था। यदि 2.3 मिलियन होते तो पीक ट्रू सेंट रैंक उसे पुकार रहा होता। सुबह सुबह ट्रेजर ट्रोव ने एक महत्वपूर्ण अतिथि का स्वागत किया। वह एंडर्स था, जो स्टार किंगडम 6 में से एक और पैल्मो फैमिली का प्रथम श्रेणी का वारिस था। साथ ही पैल्मो फैमिली की एक और पहचान थी। वह स्टार किंगडम की उन 6 शीर्ष ताकतों में से एक थी जिनके पास एक सेक्रेट सेंट था। इसके अलावा वे फेलोज फैमिली के बैकर्स भी थे। एंडर्स के आगमन ने सीधे रोल्ड को सचेत कर दिया, जो फेलोज फैमिली द्वारा यहां तैनात किए गए सेंट रेल्म ग्रैंड मास्टर थे। परिवार में उनकी स्थिति सबसे ऊंची थी और वह सबसे शक्तिशाली भी थे। स्वाभाविक रूप से वह एंडर्स की अगवानी करने वाले व्यक्ति होंगे। वलेरियो, जो ट्रेजर ट्रोव के मुखिया थे, इसके योग्य नहीं थे। दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। बेशक यदि रोल्ड आसपास नहीं होते तो वलेरियो को, जिनकी स्थिति सबसे ऊंची थी, आगे आना पड़ता। इस समय 2 पुरुष, एक वृद्ध और एक युवा, ट्रेजर ट्रोव के ड्राइंग रूम के अंदर बैठे थे। वृद्ध रोल्ड थे, जबकि युवा स्वाभाविक रूप से एंडर्स था। मेरे वरिष्ठ रोल्ड, कृपया मुझे यहाँ बिना बुलाए आने के लिए क्षमा करें, एंडर्स ने रोल्ड से विनम्रतापूर्वक कहा। हालांकि उसकी स्थिति बहुत ऊंची थी, फिर भी उसे एक सेंट के सामने होने पर उन्हें कुछ सम्मान दिखाने की जरूरत थी। अन्यथा यदि बात बाहर निकलती तो लोगों को लगता कि वह असभ्य था। आखिरकार एंडर्स अभी केवल एक पार्शल सेंट था और अभी तक एक असली सेंट नहीं बना था। केवल जब वह सेंट रेल्म में पहुंच जाता तभी वह उसी पीढ़ी के अन्य सेंट्स के साथ बातचीत कर सकता था। एंडर्स, आपको मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। पैल्मो और फेलोज फैमिलीज हमेशा करीब रहे हैं। हम हमेशा एक दूसरे की मदद और समर्थन करते हैं, इसलिए आइए हम एक दूसरे के साथ अजनबियों जैसा व्यवहार न करें। चूंकि आप यहाँ हैं, आप इस जगह को अपना घर समझ सकते हैं, रोल्ड ने भी विनम्रता से उत्तर दिया। पैल्मो फैमिली की महत्वाकांक्षा स्टार किंगडम की लगभग सभी प्रमुख ताकतों तक फैल चुकी थी। रोल्ड स्वाभाविक रूप से इसे जानते भी थे। हालांकि यह अभी दोनों पक्षों के बीच अनबन होने का समय नहीं था। वह खुद मुसीबत मोल लेने की पहल नहीं करेंगे। एंडर्स ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराया। इसे अपना घर समझूं। चूंकि आपने ये कहा है तो मैं आपसे विनम्रता नहीं दिखाऊंगा। न केवल ये जगह, बल्कि जल्द ही पूरा ट्रेजर ट्रोव पैल्मो फैमिली का होगा। अब मुझे राहत मिली है कि आपने ऐसा कहा। मुझे लगा था कि आप मेरा स्वागत नहीं करेंगे, एंडर्स धीरे से हंसा। हालांकि रोल्ड को एंडर्स की हंसी से घिन महसूस हुई। वह इस पैल्मो के कमीने को थप्पड़ मारना और उसे मार डालना चाहते थे। हालांकि उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे केवल खुद को रोक ही सकते थे। अध्याय 1852। बेशक एंडर्स जानता था कि रोल्ड को उससे समस्या थी। न केवल उसे, बल्कि उसे डर था कि रोल्ड को पूरे पैल्मो फैमिली से समस्या थी। हालांकि उसे दूसरे पक्ष द्वारा नफरत किए जाने का एहसास पसंद था, लेकिन वे उसके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ थे। इसने एंडर्स को अच्छा महसूस कराया। केवल पूर्ण शक्ति ही इसे प्राप्त कर सकती थी। ठीक आज की तरह फेलोज फैमिली जानती थी कि पैल्मो फैमिली ट्रेजर ट्रोव पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे केवल पैल्मो फैमिली को कदम दर कदम करीब आते देख सकते थे और फिर धीरे धीरे पीछे हट सकते थे। एक बार जब उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी तो फेलोज फैमिली मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर सकती है, या शायद वे संघर्ष करने की हिम्मत भी न करें। बिल्कुल नहीं। चाहे आप कहीं भी जाएं, ट्रेजर ट्रोव का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा, रोल्ड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। धन्यवाद रोल्ड, लेकिन मैं यहाँ इस बार आपसे कुछ जानने के लिए आया हूँ। वह क्या है? मैंने सुना है कि साहिल, जो लाइटफुट फैमिली का वांछित व्यक्ति है, ट्रेजर ट्रोव में है। क्या ये सच है? एंडर्स ने पूछा। आपने इसके बारे में कहाँ सुना? रोल्ड ने भौहें से कुड़ी। एंडर्स के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उन्होंने पूछा। रोल्ड, पैल्मो फैमिली स्टार किंगडम की 6 शीर्ष ताकतों में से एक है। यदि हम इस छोटी सी जानकारी का भी पता नहीं लगा सकते तो हम स्टार किंगडम में अपनी पकड़ कैसे बना सकते हैं? क्या आप सहमत नहीं हैं? एंडर्स ने गर्व से कहा। रोल्ड ने एंडर्स पर एक नज़र डाली और असहाय होकर उत्तर दिया, साहिल वास्तव में ट्रेजर ट्रोव में है। वह यहाँ एक वीआईपी कस्टमर है, इसलिए जब तक वह स्वेच्छा से नहीं जाता हम उसे वापस नहीं भेज सकते। इतना ही नहीं, हमें उसकी सुरक्षा की गारंटी भी देनी होगी। चूंकि साहिल यहाँ है तो मेरा आना व्यर्थ नहीं गया। रोल्ड, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि आपने कभी उससे बातचीत की है या आप उसे जानते हैं, है ना?
वास्तव में मैं उसे नहीं जानता, लेकिन यह मुझे उससे मिलने से नहीं रोकेगा। स्टार किंगडम में ऐसा सक्षम व्यक्ति है जो अकेले ही पूरे स्टार किंगडम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और इतने सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा होने का कारण बन सकता है। तो मैं, एंडर्स, स्टार किंगडम 6 में से एक, उससे व्यक्तिगत रूप से कैसे नहीं मिल सकता? एंडर्स ने पूछा, जैसे कि यह एक स्वाभाविक बात हो। मैं आपकी ओर से साहिल से पूछ सकता हूं क्योंकि आप उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन वह संभवतः आपसे नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, रोल्ड ने उत्तर दिया। जब एंडर्स ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मेरी ताकत क्या है? मैं कौन हूं? यदि मैं किसी छोकरे से मिलना चाहता हूं तो रोल्ड को बस उसे तुरंत यहां ले आना चाहिए। क्या मुझे दूसरे पक्ष से सहमति मांगने की भी जरूरत है? क्या वह मुझे या मेरे परिवार को नीचा दिखा रहा है? ओह रोल्ड, इसका क्या मतलब है? क्या मुझे एंडर्स पैल्मो को दूसरे पक्ष को सूचित करने की आवश्यकता है यदि मैं उनसे मिलना चाहता हूं? साथ ही आप जैसा एक सेंट मेरे लिए ये छोटा काम कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आप साहिल को बहुत ऊंचा समझ रहे हैं? उसके पास क्या योग्यताएं हैं? एंडर्स ने गहरी आवाज में पूछा। अभी वह पहले से ही विस्फोट के कगार पर था। एंडर्स पहले से ही बहुत परेशान था कि साहिल ने उससे सुर्खियां चुरा ली थीं। रोल्ड के उन शब्दों के साथ जिन्होंने उसे नीचा दिखाया और साहिल की प्रशंसा की, एंडर्स को लगा कि वह अब इसे शायद ही सहन कर सकता है। एंडर्स, आपने गलत समझा। साहिल ट्रेजर ट्रोव का एक वीआईपी है, न कि फेलोज फैमिली का सदस्य। इसलिए मुझे उसे आपसे मिलने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है। जहां तक बात है कि वह आपसे मिलेगा या नहीं, यह उसके मूड पर निर्भर करता है। यदि वह नहीं चाहता तो कुछ नहीं किया जा सकता, रोल्ड ने असहाय होकर उत्तर दिया। एंडर्स ने बहुत अपमानित महसूस किया। वह वास्तव में फटने वाला था। जब से वह बाहर आया है और उसने पार्शल सेंट पार किया है, तब से सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? सबसे पहले उसके अपने नाम पर आयोजित कार्यक्रम साहिल के वारंट और लाइटफुट तथा फेलोज फैमिलीज के बीच टकराव जितना लोकप्रिय नहीं था। फिर 6 में से शेष 5 उसके खिलाफ जाने के लिए एक साथ हो गए, जिससे पार्टी में उसका बहुत अपमान हुआ। अब रोल्ड उसे साहिल से मिलने से रोक रहे थे। फेलोज फैमिली ने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? यहाँ आने से पहले एंडर्स ने जो सोचा था वह ये था कि यदि साहिल फेलोज फैमिली में है तो इसका मतलब है कि वह उसके हाथों में है और उसके नियंत्रण में है। उसे जिस चीज़ ने आश्चर्यचकित किया वह ये था कि उसके लिए साहिल से मिलना ही कठिन था, उसे अपने नियंत्रण में रखना तो दूर की बात थी। एकांत में जाने से पहले फेलोज फैमिली ने निश्चित रूप से ऐसा करने की हिम्मत नहीं की होती। इस अवधि के दौरान क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा था कि स्टार किंगडम की पूरी स्थिति बदल गई है? अध्याय 1853। एंडर्स नहीं जानता था कि उसके एकांतवास के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे फेलोज फैमिली ने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत की। एंडर्स जब चाहे स्टार किंगडम 6 के अन्य 5 से मिल सकता था, उस छोकरे साहिल की तो बात ही छोड़ दें। ये कहा जा सकता था कि स्टार किंगडम की पूरी युवा पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं था जिससे वह नहीं मिल सकता था। इसके अलावा उसे उन्हें पहले से सूचित करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। स्टार किंगडम में केवल वे लोग ही उसे अस्वीकार करने की शक्ति और योग्यता रखते थे जो ट्रू सेंट से अधिक शक्तिशाली थे। प्री सेंट्स उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पैल्मो फैमिली का मुखिया बनने के बाद ट्रू सेंट्स भी उससे न मिलने की हिम्मत नहीं करेंगे। मूल रूप से एंडर्स रोल्ड, जो कि सेंट हैं, का सम्मान करता था। हालांकि पता चला कि दूसरा पक्ष उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। इसके अलावा उन्होंने ऐसे अपमानजनक शब्द भी कहे। एंडर्स आग बबूला था। स्टार किंगडम 6 में से एक और पैल्मो फैमिली के प्रथम श्रेणी के वारिस के रूप में वह इस तरह के अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता था। चूंकि रोल्ड उसका अनादर कर रहे थे तो वह रोल्ड को सम्मान क्यों दिखाए? इसके अतिरिक्त फेलोज फैमिली मूल रूप से पैल्मो फैमिली का एक संबद्ध परिवार था। सीधे शब्दों में कहें तो एक कुत्ता अपने मालिक को काटने की हिम्मत कब करेगा? यदि पैल्मो फैमिली ने फेलोज फैमिली का समर्थन नहीं किया होता तो ट्रेजर ट्रोव शायद सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की शीर्ष 5 व्यापारिक कंपनियों में से एक नहीं होती। भले ही वे खुद विकसित हो सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में धन को अपने पास रखना असंभव होता। अन्य 4 व्यापारिक कंपनियों में से किसके पास समर्थक के रूप में सेक्रेड सेंट नहीं था? रोल्ड के दृष्टिकोण ने एंडर्स को अब दिखावे की शालीनता न बरतने का निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने में कभी कंजूसी नहीं करेगा। पैल्मो फैमिली के सदस्य के रूप में उसके पास ऐसा करने की योग्यता थी। रोल्ड, पैल्मो फैमिली के प्रथम श्रेणी के वारिस और परिवार के भविष्य के मुखिया के रूप में, मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि न केवल मैं आज साहिल से मिलना चाहता हूं, बल्कि मैं उसे अपने साथ ले जाना भी चाहता हूं। भले ही आप सहमत हो या न हो, मैं फिर भी ऐसा ही करूंगा। यदि आप समझदार हैं तो आप उसे अभी मेरे पास लाएंगे। यदि नहीं तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दें। मैं आपके साथ संबंध तोड़ने में संकोच नहीं करूंगा, एंडर्स ने गंभीरता से कहा।
अब उसने रोल्ड के प्रति विनम्र होने की जहमत भी नहीं उठाई। यदि यह सिक्स के अलावा कोई और होता तो एक सेंट को इस तरह से धमकाने की हिम्मत करने के लिए उन्हें अपंग बना दिया जाता या मार दिया जाता। यह कोई मजाक नहीं था जब कहा जाता था कि किसी को सेंट का अपमान नहीं करना चाहिए। हालांकि स्टार किंगडम 6 के मामले में ऐसा नहीं था। उनकी पहचान का मतलब था कि भले ही वे ऐसे शब्द कहें, कोई भी सेंट उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। एंडर्स के अचानक फूट पड़ने से रोल्ड का दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। वह भ्रमित थे। एंडर्स अभी ठीक था तो वह अचानक इतना गंभीर क्यों हो गया? मैंने केवल इतना कहा कि मुझे साहिल से मिलने देने से पहले उसकी सहमति की आवश्यकता है। और यही सच है। मैंने मोबी को भी यही बात बताई थी जब उसने साहिल को देखने के लिए कहा था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब एंडर्स की बात आती है तो यह इतना अलग क्यों है? जब रोल्ड ने एंडर्स को अचानक क्रोध में आते देखा तो वह बहुत गुस्से में थे। वह एक सेंट थे और एंडर्स की स्थिति चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वह सिर्फ एक पार्शल सेंट था। रोल्ड ने एक पार्शल सेंट द्वारा दी गई धमकी से अपमानित महसूस किया। शायद उन्होंने पैल्मो फैमिली द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा दिखाने से पहले इसे सहन कर लिया होता। आखिरकार फेलोज फैमिली को पैल्मो फैमिली के साथ जुड़ाव से लाभ हुआ था और वे पैल्मो फैमिली के कारण ही यहां तक पहुंच पाए थे। अध्याय 1854। इस बीच पैल्मो फैमिली में एंडर्स की स्थिति औसत सेंट से भी ऊपर थी। अब जबकि पैल्मो फैमिली की महत्वाकांक्षाएं उजागर हो गई थीं, ये स्पष्ट था कि वे फेलोज फैमिली के ट्रेजर ट्रोव पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए रोल्ड अब और नहीं झुकेंगे और उन्होंने एंडर्स को यह बताने के लिए सेंट की महिमा दिखाने का इरादा किया कि जब वे कहते हैं कि किसी को सेंट का अपमान नहीं करना चाहिए तो उनका क्या मतलब होता है। एंडर्स, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप एक सेंट को धमका रहे हैं। क्या आप ऐसा करने के परिणामों को जानते हैं? रोल्ड ने गहरी आवाज में पूछा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनका स्वागत जोरदार हंसी के साथ किया गया। हा हा हा। हंसी स्वाभाविक रूप से एंडर्स की ओर से थी। रोल्ड ने बीच में नहीं रोका। इसके बजाय उन्होंने बस एक काले चेहरे के साथ एंडर्स को देखा और मुस्कुराए। 10 सेकंड से अधिक समय तक हंसने के बाद एंडर्स रुका और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, आप बस एक प्री सेंट हैं, तो क्या हुआ अगर आप मुझे धमकाते हैं? रोल्ड, आप खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं। क्या आपको लगता है कि आप मेरे सामने केवल इसलिए अहंकारी व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि आप एक प्री सेंट हैं? आप समझते क्या हैं खुद को? यदि आप एक ट्रू सेंट होते तो मैं शायद आपको गंभीरता से लेता। जहां तक अभी की बात है। हे, बोलना समाप्त करने के बाद एंडर्स ने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ रोल्ड को घूर कर देखा। अंत में उस कटाक्ष ने उसके दिल में प्री सेंट्स के प्रति उसकी घृणा को भी प्रकट कर दिया। वह लगभग ये बोलने ही वाला था कि उसे लगता है कि प्री सेंट्स बेकार हैं। एंडर्स, आप बहुत आगे निकल गए हैं। प्री सेंट्स भी सेंट्स होते हैं और आप अभी केवल एक पार्शल सेंट हैं। आपको एक प्री सेंट को नीचा दिखाने का क्या अधिकार है? मैं, जो आपकी नज़र में महज एक प्री सेंट हूं, आपको अभी थप्पड़ मारकर मार सकता हूं। क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करते हैं? रोल्ड ने शांति से पूछा। एंडर्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह भी अभी गुस्से से भरा हुआ था। ये पहली बार था जब रोल्ड पर किसी ऐसे व्यक्ति ने हंसा था जो अभी तक सेंट भी नहीं बना था। उन्होंने पहले स्टार किंगडम 6 को देखा था और एंडर्स जैसा कोई नहीं था। वास्तव में एंडर्स एकांत में जाने से पहले ऐसा नहीं था। हालांकि यह अज्ञात था कि इस छोकरे को क्या हो गया था जब उसने पार्शल सेंट रेल्म पार किया और बाहर आया, जिसने उसे खुलेआम सेंट्स को उकसाने की हिम्मत दी। क्या इतने समय तक एकांत में रहने के बाद उसका दिमाग सड़ने लगा था? थप्पड़ मारकर मार दोगे? रोल्ड, चलिए इस बारे में बात नहीं करते कि आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कर भी सकते हैं तो क्या हुआ? क्या आप हिम्मत करेंगे? आप मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, भले ही मैं यहाँ बस खड़ा रहूं। अन्यथा केवल आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार भुगतेगा, एंडर्स ने अहंकार से कहा। वह रोल्ड को हरा नहीं सकता था, लेकिन उसे चिंता नहीं थी कि रोल्ड उसके साथ कुछ करेगा। एक मजबूत पृष्ठभूमि होने का यही फायदा था। जन्म से लेकर अब तक पैल्मो फैमिली के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में एंडर्स का गर्व और अहंकार उसकी हड्डियों में समाया हुआ था। पैल्मो फैमिली के सभी सदस्यों की नज़र में फेलोज फैमिली उनके कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं थी। भले ही कुत्ता अब थोड़ा मजबूत हो गया हो, फिर भी वह कुत्ता ही था। आप सही कह रहे हैं, मेरी आपको छूने की हिम्मत नहीं है, लेकिन यह आपकी ताकत की वजह से नहीं है। एंडर्स, आप एक अच्छी पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी खास नहीं है। यदि आपके पास समर्थन के लिए पैल्मो फैमिली नहीं होती, तो क्या आप मेरे सामने ये बातें कहने की हिम्मत करते? अध्याय 1855। एंडर्स, रोल्ड दांत पीसते हुए चिल्लाया। भले ही उन्होंने एंडर्स पर हमला करने से खुद को रोक लिया था, फिर भी उनके सीने में आग जल रही थी। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे एंडर्स को पूरा निगल जाना चाहते हों। वे एक सेंट थे और फिर भी एंडर्स उन्हें एक बूढ़ा कमीना कह रहा था। यह अनसुना था। केवल एंडर्स जैसी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति ही ऐसा कुछ बेतुका काम कर सकता था।
यदि किसी और ने ये कहा होता तो रोल्ड ने उसे पहले ही थप्पड़ मार दिया होता। हाँ, मैं यही हूँ। रोल्ड, मुझे ये पसंद है कि आप मुझसे कितनी नफरत करते हैं, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्या क्या आप मुझ पर हमला करना चाहते हैं? आइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। एंडर्स ने मजाक उड़ाया। वह रोल्ड से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। यहाँ से चले जाओ, ये ट्रेजर ट्रोव है, तुम्हारा घर नहीं। मैं तुम्हें यहाँ लापरवाही से व्यवहार करने की अनुमति नहीं दूंगा। रोल्ड ने गुस्से में फटकार लगाए। आप चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? ये भी ठीक है। साहिल को मेरे पास लाओ और मैं चला जाऊंगा, वरना मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। ये जगह बहुत छोटी है। क्या साहिल यहाँ से उड़ जाएगा? कितनी भ्रामक बात है। एंडर्स, मैं साहिल को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा और मैं तुम्हें लापरवाही से व्यवहार करने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए। रोल्ड, यह आपके नियंत्रण से बाहर है। चूंकि आप साहिल को सौंपना नहीं चाहते तो मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि मुझे रोकने की हिम्मत कौन करता है। एंडर्स के बोलना समाप्त करने के बाद वह खड़ा हो गया और साहिल के सुराग ढूंढने के लिए जाने ही वाला था। ट्रेजर ट्रोव बहुत बड़ा था, लेकिन एंडर्स के लिए कुछ भी नहीं था जिसके पास पहले से ही माइंड पावर थी। जब तक वह अपनी माइंड पावर फैलाएगा, उसे जल्द ही साहिल मिल जाएगा। एंडर्स, बहुत आगे मत बढ़ो। मैंने आज बार बार तुम्हें बर्दाश्त किया है, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। रोल्ड भी खड़े हो गए। तो क्या हुआ अगर मैं करता हूँ? एंडर्स ने दिलचस्पी के साथ पूछा। यदि तुम इसी तरह मुसीबत पैदा करना जारी रखोगे तो मुझे तुम्हें पकड़ने और फिर तुम्हारे बड़ों के हवाले करने के लिए दोष मत देना। मैं उनसे बात करूंगा कि पैल्मो फैमिली अपनी युवा पीढ़ी को कैसे सिखाती है। तुम्हारा परिवार इतना बड़ा है और फिर भी इसने तुम्हारे जैसे वारिस को पाला है जिसे शिष्टाचार और स्थिति की समझ नहीं है। एंडर्स, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ। तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, तुम्हारे जैसा व्यक्ति बड़ी चीजें हासिल नहीं कर पाएगा। यदि पैल्मो फैमिली तुम्हारे हाथों में आ गई तो मुझे लगता है कि तुम जल्द ही या बाद में सब कुछ खो दोगे। रोल्ड की बातों ने सीधे एंडर्स के गुस्से को भड़का दिया। स्टार किंगडम 6 में से एक और पैल्मो फैमिली के प्रथम श्रेणी के वारिस के रूप में एंडर्स ने बड़े होते हुए हर तरह की प्रशंसा सुनी थी। उसने ऐसे कठोर शब्द कब सुने थे? मूल रूप से उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए जगह की कमी थी, तो एंडर्स ऐसे शब्दों को कैसे सहन कर सकता था? रोल्ड की ओर इशारा करते हुए उसने तीखे स्वर में कहा, रोल्ड, मेरे परिवार के बारे में चिंता करना आपका काम नहीं है। क्या आपका परिवार मेरे परिवार के समर्थन के बिना आज जहां है वहां पहुंच पाता? आखिरकार आपका परिवार केवल एक कुत्ता है जिसे हमने पाला है। अब जब कुत्ता मजबूत हो गया है तो वह अपने मालिक पर हमला करना चाहता है। कितना हास्यास्पद है। जैसे ही एंडर्स ने यह कहा, उसने पूरे फेलोज फैमिली को अपमानित कर दिया। यदि वह फेलोज फैमिली को अपने मन में कुत्ता समझने के विचार रखता तो ठीक होता। भले ही पैल्मो फैमिली के सभी प्रत्यक्ष वंशज ऐसा सोचते हों, उन्हें कभी ऐसा कहना नहीं चाहिए था। इसके अलावा वह इसे फेलोज फैमिली के सेंट के सामने कह रहा था। क्या वह ऐसा करके खुद मुसीबत मोल नहीं ले रहा था? हालांकि एंडर्स को परवाह नहीं थी। वह हमेशा से अहंकारी रहा था। अध्याय 1856। एंडर्स, तुम असहनीय हो। मैं आज तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हारे बड़ों से कहूंगा कि वे तुम्हें लेने आएं। मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा परिवार युवा पीढ़ी को कैसे शिक्षित करता है। वे तुम्हारे जैसा हारा हुआ व्यक्ति कैसे पाल सकते हैं। जैसे ही रोल्ड ये कह रहे थे, उनका शरीर तेजी से एंडर्स की ओर बढ़ा। एंडर्स रोल्ड के अचानक हमले से हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोल्ड वास्तव में कार्रवाई करेंगे। कितनी हिम्मत! एंडर्स आग बबूला था। रोल्ड, आप ऐसा नहीं करेंगे। रोल्ड ने एंडर्स को नजरअंदाज कर दिया। चूंकि उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वे हिचकिचाएंगे नहीं। वे पहले से ही एंडर्स के सामने थे और उन्होंने उसे पकड़ लिया था। एक बार जब कोई सेंट कार्रवाई करता है तो वह एक कुचल देने वाली हार होती है। एंडर्स जैसे नए उभरे पार्शल सेंट के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। वह समुद्र में एक पत्ते की तरह था जो हवा और लहरों के बीच कांप रहा था। एंडर्स ने रोल्ड को घूर कर देखा जैसे ही उसने उन्हें करीब आते देखा। हालांकि वह असहाय था। जब रोल्ड एंडर्स को पकड़ने ही वाले थे, तभी अचानक उन पर एक बहुत बड़ी ताकत गिरी। रोल्ड ने अपने शरीर को अनियंत्रित रूप से पीछे हटते हुए महसूस किया। धमाका! फिर वह वीआईपी कमरे की दीवार से टकरा गए, जिससे मजबूत दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। इस टक्कर के कारण ट्रेजर ट्रोव जोर से हिलने लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। कोई देख सकता था कि यह कितना शक्तिशाली था। साधारण लोग इसे सहन नहीं कर सकते थे। साहिल कमरे में एल्बर की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसने भी अपने पैरों के नीचे इमारत की थरथराहट महसूस की। क्या हुआ? साहिल का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। क्या लाइटफुट फैमिली ने यह किया? अब जब उसकी ताकत ट्रू सेंट रैंक से आगे नहीं बढ़ी थी तो लड़ना परेशानी भरा होगा।
ऐसा लग रहा था कि पार्शियल ट्रू सेंट और ट्रू सेंट के बीच केवल एक कदम का अंतर है, लेकिन उनके बीच कोई तुलना नहीं थी। 10 पार्शियल ट्रू सेंट्स एक ट्रू सेंट के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। इसके अलावा लाइटफुट फैमिली के 2 ट्रू सेंट्स निश्चित रूप से केवल बिगिनर्स नहीं थे। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, साहिल ने व्याकुलता से सोचा। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या हुआ। अध्याय 1857। रोल्ड ट्रेजर ट्रोव के ड्राइंग रूम की दीवार के छेद से बाहर निकले। एक सेंट का शारीरिक बचाव बहुत मजबूत होता है। उन्हें बहुत चोट नहीं आई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। यदि यह व्यक्ति उनकी परसेप्शन से बच सकता था और एक महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें हवा में उड़ा सकता था, तो इसका मतलब था कि वे भयानक रूप से शक्तिशाली थे। किसी को पता होना चाहिए कि यहाँ तक कि एक पीक प्री सेंट, या यहाँ तक कि एक पार्शियल ट्रू सेंट भी, रोल्ड की समझ से पूरी तरह नहीं बच सकता था। हालांकि ये व्यक्ति बच सकता था। इसने दिखाया कि इस व्यक्ति की ताकत संभवतः प्री सेंट रैंक को पार कर गई थी और ट्रू सेंट रैंक तक पहुंच गई थी। एक ट्रू सेंट, चाहे वह कहीं भी हो, सनसनी पैदा करने वाला था। पैल्मो फैमिली ने एंडर्स की रक्षा के लिए ट्रू सेंट तक को भेजा था। इससे साबित हुआ कि यह वास्तव में एक मजबूत पृष्ठभूमि वाला परिवार था, जो स्टार किंगडम की 6 शीर्ष ताकतों में से एक होने के योग्य था। छेद से बाहर निकलने के बाद रोल्ड ने अपनी आंखें उस बूढ़े आदमी पर टिका दी जो अचानक एंडर्स के पास प्रकट हुआ था। टाई, रोल्ड ने उस बूढ़े आदमी का नाम पुकारा। रोल्ड, पैल्मो फैमिली के प्रथम श्रेणी के वारिस के खिलाफ कार्रवाई करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या फेलोज फैमिली हमारे खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रही है? टाई पैल्मो कड़क कर बोला। टाई, चूंकि तुम पूरे समय अंधेरे में छिपे हुए थे, तो तुमने सुना ही होगा कि एंडर्स ने क्या कहा। यदि ये तुम्हारे परिवार द्वारा तैयार किया गया प्रथम श्रेणी का वारिस है और वह पूरे पैल्मो फैमिली का प्रतिनिधित्व करता है, तो फेलोज फैमिली अब तुम्हारी सेवा नहीं करेगी, रोल्ड ने कठोरता से कहा। एंडर्स ने फेलोज फैमिली के हर किसी को कुत्ता कहा था। यदि रोल्ड ने यह न सुनने का नाटक किया होता, तो वह परिवार में अपना चेहरा कैसे दिखाते? वह फेलोज फैमिली के ट्रू सेंट ग्रैंड मास्टर्स के सामने अपना चेहरा कैसे दिखाते? रोल्ड, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारा परिवार मेरे पैल्मो फैमिली से अलग होना चाहता है? क्या अब जब तुम्हारे पंख कड़े हो गए हैं, तो तुम अकेले उड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह असंभव है। तुम्हारा परिवार मेरे परिवार को कुत्ते की तरह समझता है। तो क्या तुम अभी भी उम्मीद करते हो कि हम खुद को विनम्र रखें और अपने मालिकों के रूप में तुम्हारी सेवा करना जारी रखें? वह बस कुछ बकवास थी जो एंडर्स ने कही थी। तुम उसे गंभीरता से नहीं ले सकते। बकवास? मुझे लगता है कि यह वही है जो तुम सब वास्तव में सोचते हो। रोल्ड ने व्यंग्य किया। रोल्ड, दूसरों पर गलत आरोप लगाकर तिल का ताड़ बनाना बंद करो। एंडर्स अभी छोटा है और कभी कभी वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता और कुछ गुस्से वाले शब्द कह देता है। तुम इतने बूढ़े हो तो तुम उसके साथ बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो? टाई ने माथे पर बल देते हुए पूछा। टाई, क्या तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती जब तुम इस तरह झूठ बोलते हो? मैं मानता हूं कि फेलोज फैमिली ने आज जो कुछ भी हासिल किया है, उसे हासिल करने के लिए तुम्हारे प्रभाव का सहारा लिया है, लेकिन ट्रेजर ट्रोव में सब कुछ हमारे पूर्वजों द्वारा कदम दर कदम किया गया था। अब तक हमने इन वर्षों में तुम्हारे परिवार को कितने संसाधन और धन भेजे हैं। अप्रत्याशित रूप से तुम हमारे साथ महज कुत्तों जैसा व्यवहार करते हो, जो बहुत निराशाजनक है। मैं परिवार को वह बताऊंगा जो तुमने बिना एक शब्द बदले कहा था। मैं ट्रू सेंट ग्रैंड मास्टर्स को बताऊंगा कि तुम्हारा परिवार किस तरह का है। रोल्ड गुस्से से भरे हुए थे। तुम? टाई कुछ देर के लिए जवाब देने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सका। एंडर्स ने अभी जो कहा वह वास्तव में थोड़ा ज्यादा था। हालांकि उनके दिल में फेलोज फैमिली एक कुत्ता था, लेकिन इसे जोर से कहना सही नहीं था। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। कोई भी आगे नहीं बोला। रोल्ड ने अपने चेहरे पर अत्यंत क्रोधित भाव रखा और सामने खड़े टाई और एंडर्स को घूरते रहे। एक ट्रू सेंट का मुंह बंद करने में सक्षम होना काफी शक्तिशाली बात थी। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि टाई इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहता था। अन्यथा जब रोल्ड ने एंडर्स के खिलाफ कार्रवाई की थी, तो वह रोल्ड को हवा में उड़ाने के बजाय अपंग बना सकता था। पैल्मो फैमिली में एंडर्स की स्थिति बहुत ऊंची थी। वह न केवल एक वारिस था, बल्कि उसे सेक्रेड सेंट ग्रैंड मास्टर द्वारा भी महत्व दिया जाता था। इसलिए उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। हालांकि फेलोज फैमिली के 3 ट्रू सेंट्स भी कमजोर नहीं थे। भले ही उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी वे बहुत शक्तिशाली थे। अध्याय 1858। वे अभी भी एक बहुत शक्तिशाली बल थे। इसलिए टाई ने रोल्ड को मारने की हिम्मत नहीं की। एंडर्स, जो टाई के पास खड़ा था, ने उम्मीद नहीं की थी कि परिवार ग्रैंड मास्टर टाई, जो कि ट्रू सेंट हैं, को गुप्त रूप से उसकी सुरक्षा के लिए भेजेगा। इसने वास्तव में उसे गौरवान्वित किया। टाई एक ट्रू सेंट थे और स्टार किंगडम में उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। वह एक ऐसा अस्तित्व था जो केवल एक सेक्रेड सेंट के बाद आता था। एंडर्स कुछ नहीं बोला और ग्रैंड मास्टर टाई तथा रोल्ड की ओर देखता रहा।
माहौल थोड़ा अजीब था। इसके बारे में सोचने के बाद उसने सन्नाटा तोड़ने के लिए अपना मुंह खोला। उसने जोर से फटकार लगाई, कितनी ढिठाई है रोल, तुम कितने साहसी हो। तुम महज एक प्री सेंट हो, लेकिन तुम ग्रैंड मास्टर टाई से इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। चुप रहो एंडर्स, ये सेंट्स के बीच की बातचीत है। तुम्हें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी बोलने की बारी तब आएगी जब तुम एक सेंट बन जाओगे। रोल ने तुरंत पलटवार किया। मुझे अधिकार नहीं है? क्या मजाक है रोल, तुम मुझसे केवल कुछ साल ही ज्यादा जिए हो। प्रतिभा के मामले में मैं तुमसे मीलों आगे हूँ। मुझे सेंट रेल्म में कदम रखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब मैं तुम्हारी उम्र का होऊंगा तो मैं तुम्हें एक उंगली से कुचल दूंगा। चूंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तो क्या तुम अपने बड़ों के साथ इसी तरह व्यवहार करते हो? क्या स्टार किंगडम की 6 शीर्ष ताकतों में से एक पैल्मो फैमिली ने तुम्हें यही संस्कार सिखाए हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यदि यह बात बाहर निकल गई तो लोग तुम पर हंसेंगे? मुझ पर हंसने की हिम्मत कौन करेगा? जो भी हंसने की हिम्मत करेगा उसे मैं मार दूंगा, एंडर्स ने बेशर्मी से कहा। एंडर्स, तुम बहुत अहंकारी हो। स्टार किंगडम पर तुम्हारे परिवार का दबदबा नहीं है और तुम अभी भी युवा पीढ़ी में बहुत पीछे हो। मैं तुम्हें अभी स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि तुम्हारी ताकत के साथ तुम किसी के पैर चूमने के भी लायक नहीं हो, रोल ने व्यंग्य किया। वह जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे वह स्वाभाविक रूप से साहिल था। साहिल एक सेंट था जब वह 1000 साल से भी कम उम्र का था, इसलिए एंडर्स वास्तव में उसके पैर चूमने के लायक नहीं था। हालांकि एंडर्स यह नहीं जानता था। रोल की बात सुनकर वह पागलों की तरह हंसने लगा। हा रोल, क्या तुम पागल हो या तुम्हारा कोई पेंच ढीला हो गया है? कौन नहीं जानता कि स्टार किंगडम 6 स्टार किंगडम की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट हैं। कोई भी हमसे आगे नहीं निकल सकता और मैं एंडर्स 6 में सबसे कम उम्र का पार्शल सेंट हूं। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं स्टार किंगडम में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 हूं। अब तुम मुझे बता रहे हो कि मैं किसी के पैर चूमने के लायक नहीं हूं। तुम पर कौन विश्वास करेगा? तुम्हारी बातें न केवल मेरा अनादर करती हैं बल्कि पूरे स्टार किंगडम के सभी जीनियसेस का भी अनादर करती हैं। रोल ने अपना सिर हिलाया और अपने दिल में विलाप किया। साहिल से मिलने से पहले वे भी ऐसा ही सोचते थे। 6 स्टार किंगडम की युवा पीढ़ी का चेहरा थे। हालांकि साहिल से मिलने के बाद ही रोल समझ पाए कि हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। भले ही स्टार किंगडम 6 के सभी सदस्यों को मिला दिया जाए, वे साहिल के साथ 3 राउंड भी नहीं टिक पाएंगे। अकेले एंडर्स की तो बात ही छोड़ दें। एक पार्शल सेंट और एक सेंट के बीच यही अंतर था। उनके बीच केवल आधा कदम था, लेकिन वास्तविक अंतर बहुत बड़ा था। एंडर्स, अज्ञानी होना बुरा नहीं है, लेकिन तब बुरा होता है जब तुम अपनी अज्ञानता के बावजूद इतने आश्वस्त और राय रखने वाले होते हो। बस इंतजार करो, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि असली जीनियस कौन है। मुझे डर है कि जब ऐसा होगा तो तुम्हें निराशा के अलावा कुछ महसूस नहीं होगा, रोल ने शांति से कहा। अब उनका एंडर्स के साथ बहस करने का मन नहीं था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एंडर्स जितना अहंकारी था, उसे देखते हुए साहिल जैसे किसी व्यक्ति को देखने के बाद उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा, जिससे उसके पास आगे निकलने का कोई मौका नहीं होगा। तब तक उसे एक बहुत बड़ा झटका लगेगा जिससे वह कभी उबर नहीं पाएगा। अध्याय 1859। एंडर्स निश्चित रूप से रोल की बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष ऐसा कहकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह अकेला नहीं था जिसे विश्वास नहीं हुआ, टाई को भी विश्वास नहीं हुआ। एंडर्स ऐसा व्यक्ति था जिसे ग्रैंड मास्टर महत्व देते थे। सेक्रेड सेंट की ताकत को देखते हुए जिन लोगों को वे महत्व देते थे वे इतने बुरे नहीं होंगे। ये समझ में आता था कि कोई एंडर्स से बेहतर हो सकता है। हालांकि ये कहना थोड़ा ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण था कि वह एक युवक के पैर चूमने के लायक नहीं था। रोल, बकवास मत करो। कैसा जीनियस, कैसी निराशा की भावना। यदि तुम में दम है तो मुझे बताओ कि वह कौन है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन मुझे निराशा का अनुभव करा सकता है। एंडर्स का चेहरा अविश्वास से भरा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तुम्हें अभी बताना बेकार है क्योंकि तुम वैसे भी उसे देख नहीं सकते। एंडर्स जवाब देना चाहता था, तभी एक आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। बहुत हुआ एंडर्स, बोलना बंद करो। टाई ने दोनों को बहस करने से रोक दिया। अब सिद्धांतों का समय नहीं था। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि एंडर्स ने फेलोज फैमिली को कुत्ता कहने के बारे में जो कहा था उसे फेलोज फैमिली के ट्रू सेंट्स के कानों तक पहुंचने से रोका जाए, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यदि वह पूरे फेलोज फैमिली को कुत्तों के रूप में देखता है तो क्या वह फेलोज फैमिली के ट्रू सेंट्स के साथ भी कुत्तों जैसा व्यवहार नहीं कर रहा होगा? टाई भी एक ट्रू सेंट थे, इसलिए वे जानते थे कि यदि पासा पलट गया तो वे निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाएंगे। यदि कोई ट्रू सेंट उस व्यक्ति को कीमत नहीं चुकाने देता जिसने ये कहा है, तो वह अपनी महिमा कैसे बनाए रखेगा? प्री सेंट्स का अपमान नहीं किया जा सकता, ट्रू सेंट्स की तो बात ही छोड़ दें। रोल,
तुम वास्तव में क्या चाहते हो? टाई ने गहरी आवाज में पूछा। मैं क्या चाहता हूँ? मैं तुमसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा परिवार क्या चाहता है। एंडर्स यहाँ बिना किसी कारण के आया और उसने फेलोज फैमिली को तुम्हारे परिवार द्वारा पाला गया कुत्ता कहा। मैं बस उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारे द्वारा पीटा गया, जो कि एक ट्रू सेंट हो। मुझे बताओ, तुम्हारा परिवार क्या चाहता है? रोल्ड ने जोर से मांग की। इस मामले में फेलोज फैमिली का तर्क अकाट्य था, इसलिए वे टाई, जो कि ट्रू सेंट हैं, से नहीं डरे। मैंने अभी कहा कि एंडर्स अभी छोटा है, वह बस एक किशोर है, इसलिए वह बोलते और काम करते समय आवेगपूर्ण हो जाता है। स्वाभाविक रूप से वह परिणामों के बारे में नहीं सोचता, टाई ने फिर से समझाया। मैं अन्य मुद्दों को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं फेलोज फैमिली को कुत्ता कहना नहीं समझ सकता। मुझे विश्वास है कि फेलोज फैमिली का हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा। हमें क्या करना चाहिए ताकि तुम इस मामले को छोड़ दो? टाई ने माथे पर बल देते हुए पूछा। चूंकि एंडर्स ने ऐसा कहने की हिम्मत की है, तो उसे फेलोज फैमिली के 3 ट्रू सेंट ग्रैंड मास्टर्स को समझाने दे कि उसका क्या मतलब था जब उसने कहा कि हम पैल्मो फैमिली द्वारा पाले गए कुत्ते हैं। रोल्ड, तुम्हें इस बारे में ठीक से सोचना होगा। इसे संभालने का सबसे अच्छा तरीका यहीं रुकना है। एक बार जब ये बात बढ़ जाएगी, तो तुम्हारा अपमान होगा। यदि तुम अपने परिवार के 3 ट्रू सेंट ग्रैंड मास्टर्स को इस बारे में बताते हो, तो जब दोनों परिवार आपस में टकराएंगे तो तुम हारने वाले होगे, तो फिर परेशान क्यों होना? टाई ने धैर्यपूर्वक समझाया। वह ये दांव भी लगा रहा था कि रोल्ड दोनों परिवारों को युद्ध में जाते हुए नहीं देखना चाहेगा। अब युद्ध में जाने में कुछ भी गलत नहीं है। जल्द ही या बाद में ऐसा दिन वैसे भी आएगा ही, रोल्ड ने ठंडे स्वर में कहा। टाई स्वाभाविक रूप से इस वाक्य का अर्थ समझ गया, हालांकि इस समय वह केवल न समझने का नाटक ही कर सकता था। पैल्मो फैमिली अभी तैयार नहीं थी और प्रस्ताव अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ था, इसलिए फेलोज फैमिली पर हमला करने का यह आदर्श समय नहीं था। यदि सेंट्स एसोसिएशन ने उस समय हस्तक्षेप किया तो यह बहुत परेशानी भरा होगा। ठीक है रोल्ड, मैं एंडर्स से कहूंगा कि वह तुमसे ईमानदारी से माफी मांगे। फिर यह मामला खत्म हो जाएगा। किसी को भी दोबारा इसका उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी को भी इसे फैलाने की अनुमति नहीं है। तुम क्या सोचते हो? टाई ने एक समाधान प्रस्तावित किया। रोल्ड चुप थे, वह अपने मन में इस मामले के नफे नुकसान को तौल रहे थे। यदि उन्होंने परिवार को इस बारे में बताया तो दोनों परिवारों के बीच युद्ध जल्दी होने की संभावना थी। पैल्मो फैमिली तैयार नहीं थी और वे अभी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर फेलोज फैमिली भी तैयार नहीं थी। साहिल के कारण फेलोज फैमिली में पहले से ही 2 आवाजें थीं और धीरे धीरे एक दरार पड़ने लगी थी। अध्याय 1860। उस समय पैल्मो फैमिली के खिलाफ जाना बहुत हानिकारक होगा, लेकिन रोल्ड एंडर्स को इस तरह जाने देना सही नहीं समझेंगे। इस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया, चूंकि तुम माफी मांगने जा रहे हो तो तुम्हें ईमानदार होना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? टाई ने पूछा। जब उन्होंने ये कहा तो स्पष्ट था कि रोल्ड नहीं चाहते थे कि दोनों पक्ष भुगतें। टाई ने राहत की सांस ली। यदि दोनों परिवार अब युद्ध शुरू कर देते तो इससे पैल्मो फैमिली की योजना नष्ट हो जाती। यदि ग्रैंड मास्टर्स ने इस बारे में पूछा तो टाई को एक बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। आखिरकार वह गुप्त रूप से एंडर्स की रक्षा कर रहा था, लेकिन वह एंडर्स को उन शब्दों को कहने से नहीं रोक सका जिन्होंने ट्रू सेंट्स का अपमान किया। मैं चाहता हूं कि एंडर्स घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगे। उसके बाद मैं उसके द्वारा मेरे परिवार को कुत्ता कहे जाने के मामले को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। रोल्ड के ऐसा कहने के तुरंत बाद, असंभव, तुम जरूर भ्रम में हो। टाई और एंडर्स एक साथ बोले और सीधे उन्हें ठुकरा दिया। असंभव, तो मैं केवल ट्रू सेंट ग्रैंड मास्टर्स को ही आगे आने दे सकता हूं, रोल्ड ने गंभीरता से कहा। रोल्ड, बहुत आगे मत बढ़ो। मैंने तुमसे माफी मांगने का वादा किया है, जो तुम्हारे लिए पर्याप्त सम्मान दिखा रहा है। मेरा घुटने टेकना चाहना महज कोरी कल्पना है। एंडर्स गुस्से में दिख रहा था। अपने जीवन में उसने केवल पैल्मो फैमिली के सेक्रेड सेंट ग्रैंड मास्टर के सामने घुटने टेके थे। उसे महज एक प्री सेंट के सामने घुटने टेकने के लिए कहना उसके चरित्र का पूरी तरह से अपमान था। असंभव, टाई ने भी इस समय कहा। रोल्ड, एंडर्स पैल्मो फैमिली का प्रथम श्रेणी का वारिस है, परिवार का भविष्य का मुखिया है और सेक्रेड सेंट ग्रैंड मास्टर द्वारा महत्व दिया जाने वाला व्यक्ति भी है। इस क्षण वह न केवल व्यक्तिगत रूप से अपना प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि पैल्मो फैमिली का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे घुटने टेकने के लिए कहना बिल्कुल असंभव है। चूंकि एंडर्स तुम्हारे परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो क्या मैं ये समझ सकता हूं कि तुम्हारा परिवार भी उसकी बात का समर्थन करता है जब उसने मेरे परिवार का अपमान किया था? रोल्ड ने व्यंग्य किया। रोल्ड, मेरी बातों को मत मरोड़ो। एंडर्स से घुटने टेकने के लिए कहना अवास्तविक है। तुम्हें केवल एक सामान्य माफी मिलेगी। यदि तुम इसे स्वीकार करना चाहते हो तो स्वीकार करो। यदि तुम नहीं करते हो तो हम तुम्हारे परिवार के 3 ट्रू सेंट्स के हमारे पास आने का इंतजार करेंगे।
टाई भी इतना गुस्से में थे कि उन्होंने आगे बकवास करने की जहमत नहीं उठाई। यदि रोल्ड अपने परिवार को इस बारे में बताने के लिए दृढ़ थे तो और कुछ कहना बेकार था। यदि फेलोज फैमिली ने पहली चाल चलने की हिम्मत की तो वे योजना को समय से पहले ही अंजाम देंगे और प्रतिद्वंद्वी को सीधे मार गिराएंगे। अंत में उन्हें और अधिक नुकसान होगा, लेकिन यह अपरिहार्य था। यह एंडर्स की गलती थी कि वह अपनी जबान पर काबू नहीं रख सका। रोल्ड ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने बस टाई और एंडर्स को चुपचाप देखा। वे तीनों एक दूसरे को देखते रहे और दृश्य फिर से सन्नाटे में डूब गया। माहौल धीरे धीरे और भी गंभीर होता गया। रोल्ड का अगला निर्णय दोनों परिवारों के भविष्य को प्रभावित करने वाला था। अचानक आकाश में एक जोरदार आवाज हुई, जबकि कमरा अभी भी इस गंभीर वातावरण में डूबा हुआ था जिससे शांति भंग हो गई। धमाका! उन तीनों ने एक साथ अपने सिर उठाए और आकाश की ओर देखा। हालांकि छत थी, लेकिन वे तीनों अपनी माइंड पावर छोड़ने के बाद आकाश में क्या हो रहा है इसका पता लगा सकते थे। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, तुरंत बाद एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। रोल्ड, साहिल को मेरे हवाले कर दो, वरना ट्रेजर ट्रोव को जमींदोज करने के लिए मुझे दोष मत देना। रोल्ड की आंखें सिकुड़ गईं और उनके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। एक और ट्रू सेंट। अध्याय 1861। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट का वेस्ट एंड। लार्ज ट्रेड जोन 47। एक अधेड़ उम्र का आदमी ट्रेजर ट्रोव के ऊपर मंडरा रहा था। वह ये नहीं छिपा रहा था कि वह कितना मजबूत था। उसके पूरे शरीर से भयानक ऊर्जा निकल रही थी। एक ट्रू सेंट। वह अधेड़ उम्र का आदमी एक ट्रू सेंट था। ट्रेजर ट्रोव के आसपास जमा लोग इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर बहुत उत्साहित थे। वे एक जीवित और सांस लेते हुए ट्रू सेंट को देख रहे थे। स्टार किंगडम में सेक्रेड सेंट के बाद वह सर्वोच्च युद्ध शक्ति थी। अनगिनत लोग प्रशंसा में आसमान की ओर देख रहे थे। भले ही ट्रू सेंट से निकलने वाली ऊर्जा उन्हें सीधे उसकी ओर देखने से डरा रही थी, फिर भी इसने हर किसी को उसकी पूजा करने की इच्छा रखने से नहीं रोका। वह आदमी बहुत चकाचौंध करने वाला था। नीचे लाइटफुट फैमिली के सदस्यों में कोहराम मच गया था। उनके ट्रू सेंट ग्रैंड मास्टर यहाँ थे तो वे उन्मत्त और उत्साहित महसूस क्यों नहीं करते। वे लगभग जोर से चिल्लाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे ग्रैंड मास्टर का ध्यान नहीं भटकाना चाहते थे। कॉस्मो ट्रेजर ट्रोव के ठीक ऊपर हवा में खड़ा था। वह यहाँ उस समस्या को हल करने के लिए था जिसे उसका फैमिली इतने लंबे समय के बाद भी ठीक नहीं कर पाया था। पहला और दूसरा इनलाइन वारिस मर चुके थे, लेकिन उसके फैमिली के सदस्य अभी भी यहाँ बहस कर रहे थे। उसे नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। यदि कौन ने यह संदेश वापस नहीं भेजा होता कि साहिल, वह कातिल जिसने लाइटफुट फैमिली के पहले इनलाइन वारिस आर्किमिडीज को मारा था, ट्रेजर ट्रोव में छिपा हुआ है और फेलोज फैमिली उसे सौंपे बिना उसकी रक्षा कर रहा है, तो कॉस्मो को अभी भी अंधेरे में रखा गया होता। फेलोज फैमिली पहले से ही अपनी रस्सी के अंत पर था, तो उनकी लाइटफुट फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई। भले ही वे पैल्मो फैमिली द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा रहे थे, फिर भी लाइटफुट फैमिली फेलोज फैमिली से नहीं डरेगा। हालांकि फेलोज फैमिली के पास 3 ट्रू सेंट्स थे जबकि लाइटफुट फैमिली के पास केवल 2 थे। फेलोज फैमिली के 3 ट्रू सेंट्स में से 2 अभी भी ठीक हो रहे थे और यह निर्धारित करना कठिन था कि वे कितनी शक्ति का उपयोग कर सकते थे। इस बीच लाइटफुट फैमिली के ट्रू सेंट्स स्वस्थ थे और वे अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकते थे। दोनों फैमिलीज को यह पता लगाने के लिए लड़ना होगा कि बाहरी मदद के बिना कौन जीतेगा। अब पैल्मो फैमिली ट्रेजर ट्रोव चाहता था, जो फेलोज फैमिली की कामधेनु थी। अंत में दोनों फैमिलीज का निश्चित रूप से झगड़ा होगा। इस बीच लाइटफुट फैमिली जिंजर फैमिली के करीब और करीब आता जा रहा था। एक के बढ़ने और दूसरे के घटने को देखते हुए फेलोज फैमिली के पास लाइटफुट फैमिली के साथ लड़ने की क्या योग्यता होगी। क्या वे किसी को अपने साथ खींच रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि वे वैसे भी मरने वाले हैं। हालांकि यदि वे लाइटफुट फैमिली को अपने साथ नीचे खींचना चाहते थे तो फेलोज फैमिली के पास ताकत का वही स्तर होना चाहिए। कॉस्मो के उग्र स्वभाव के साथ वह इन सब के बारे में चिंता नहीं करेगा। वह जब भी उसे करना चाहिए हमला करेगा। इस क्षण जमीन से कोई आया। ये लाइटफुट फैमिली का प्री सेंट कौन था? ग्रैंड मास्टर कौन कॉस्मो के पास आया और सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। एक अधेड़ उम्र का था जबकि एक बूढ़ा। ऐसा लग रहा था कि कौन बड़ा है, लेकिन वास्तव में कॉस्मो कौन से बहुत बड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कॉस्मो ने स्वर्ग और पृथ्वी का एक बहुत ही दुर्लभ खजाना खाया था, जिसके कारण उसका शरीर बदल गया था। वास्तव में अधिकांश सेंट्स प्रकृति को अपना रास्ता चुनने देते थे जब उनके शरीर की बात आती थी, और वे सक्रिय रूप से उन्हें संशोधित नहीं करते थे। अध्याय 1862। वे ताकत पर अधिक ध्यान देंगे। शरीर केवल एक त्वचा थी। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार प्रकृति को अपना रास्ता चुनने देने से लोगों के लिए अपने लक्ष्यों तक पहुंचना और दुनिया को बेहतर ढंग से समझना आसान हो जाएगा। उनकी खेती भी तेज होगी। केवल बहुत कम संख्या में सेंट्स ही अपने रूप रंग की परवाह करेंगे और खुद को बदलने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्रकार के खजानों को खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। कॉस्मो स्पष्ट रूप से उनमें से एक था। कौन?
क्या तुम अपना काम इसी तरह करते हो? अब जब तुमने पुष्टि कर दी है कि कातिल यहाँ है, तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? फैमिली ने तुम्हें यह मामला सौंपा था और तुम यही कर रहे हो। तुम इतने सारे लोगों के सामने पूरे फैमिली को शर्मिंदा कर रहे हो, कॉस्मो ने सवाल किया। ग्रैंडमास्टर, आपने गलत समझा। मैंने पहले ही रोड से संपर्क किया और उससे साहिल के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। सेंट्स एसोसिएशन का वह आदमी भी उस समय वहीं था। इसके अलावा रोल्ड ने स्वीकार किया कि साहिल ट्रेजर ट्रोव में है, लेकिन वह साहिल को सौंपने से इनकार करता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कौन ने पीड़ित भाव से कहा। यदि वे तुम्हें साहिल नहीं देंगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम उसे खुद नहीं पकड़ सकते? ग्रैंडमास्टर, आपको अंदाजा नहीं है। आखिरकार यह वेस्ट एंड है और यह फेलोज फैमिली का क्षेत्र है। हमने पर्याप्त बल नहीं भेजा है। यदि हम जबरदस्ती कार्रवाई करते हैं तो ये केवल आपसी क्षति का कारण बनेगा और हमारा नुकसान और भी अधिक होगा। इसीलिए मैंने समर्थन मांगने के लिए फैमिली को खबर वापस भेजी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। अब हम फेलोज फैमिली को अपनी ताकत दिखा सकते हैं और उन्हें हमें अपमानित करने के परिणाम दिखा सकते हैं, कौन ने समझाया। हुम्फ, कॉस्मो फुफकारा और अब और नहीं बोला। वह कौन की बात से सहमत था। वे दूसरे लोगों के क्षेत्र में थे, इसलिए यदि वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हुए तो वे निश्चित रूप से नुकसान उठाएंगे। ये वास्तव में शर्मनाक होगा यदि उन्होंने कार्रवाई की और हार गए। कॉस्मो हिंसा का उपयोग करना पसंद करता था, लेकिन वह अपने से अधिक मजबूत किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करेगा। वह अपनी ताकत जानता था। कौन ने भी राहत की सांस ली और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। यदि वह आज इस ग्रैंडमास्टर को खुश नहीं कर सका तो उसका जीवन नर्क बन जाएगा। कॉस्मो एक प्रसिद्ध लड़ाकू था और उसका मिजाज गर्म था। वह इस बात की परवाह किए बिना हमला करेगा कि वह सही था या नहीं। उसकी राय में सबसे बड़ी मुट्ठी वाला ही मालिक होगा। सहमति न होने पर वह कभी भी लड़ लेगा। यदि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को बलपूर्वक मना सकता है तो उसका शब्द ही कानून था। यदि वह प्रतिद्वंद्वी को नहीं मना सका तो वह बस उन्हें मार डालेगा। कौन को समझ नहीं आया कि फैमिली ने कॉस्मो को बाहर आने की अनुमति क्यों दी। बेशक यदि कॉस्मो आना चाहता था तो कोई भी उसे नहीं रोक सकता था, यहाँ तक कि फैमिली का दूसरा ट्रू सेंट ग्रैंडमास्टर भी नहीं। उन दोनों की बातचीत रोक दी गई थी और नीचे प्रसारित नहीं हुई थी। नीचे के लोग केवल उन दोनों को हवा में बातचीत करते हुए देख सकते थे। हालांकि किसी को नहीं पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। सेंट्स एसोसिएशन से मोबी भी वहां था। जैसे ही उसने हवा में मंडराते हुए कॉस्मो को देखा, वह अनजाने में झल्ला गया। वह यहाँ क्यों है? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यदि कॉस्मो साहिल को चोट पहुंचाता है और साहिल के गुरु को सचेत करता है जो अंधेरे में छिपा है, तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। मोबी ने कल्पना की कि आगे क्या होगा। कॉस्मो ने साहिल को पकड़ लिया और हर किसी की निगाहों के सामने वह लाइटफुट फैमिली की प्रतिष्ठा की पुष्टि करने के लिए साहिल को गंभीर रूप से घायल कर देगा या मार भी देगा। उसी समय वह सबको बताएगा कि लाइटफुट फैमिली को नाराज करने का यही परिणाम है। उसके बाद साहिल के गुरु को इस बारे में पता चलेगा और फिर वह अत्यंत क्रोध के साथ लाइटफुट फैमिली के पास जाएगा और लाइटफुट फैमिली के 2 ट्रू सेंट्स और अनगिनत प्री सेंट्स के साथ लड़ेगा। मोबी की भविष्यवाणी के आधार पर साहिल के गुरु के सेक्रेड सेंट होने की संभावना बहुत अधिक थी। यदि एक सेक्रेड सेंट के व्यक्तिगत शिष्य की हत्या कर दी जाती है तो जिंजर फैमिली केवल इस क्रोध से अंधे हुए सेक्रेड सेंट को शांत करने के लिए दिखाई दे सकता है। वे मदद भी नहीं कर सकते। अंत में लाइटफुट फैमिली को नष्ट किए जाने की उच्च संभावना का सामना करना पड़ेगा। इसका सेंट्रल रीजन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। नहीं, मुझे जितनी जल्दी हो सके टीएसए को यह बताना होगा। यह अब उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। उसके जैसे एक प्री सेंट के पास इस मामले में हस्तक्षेप करने की योग्यता भी नहीं थी। अध्याय 1863। कॉस्मो और कौन ट्रेजर ट्रोव के ऊपर मंडरा रहे थे, फेलोज फैमिली के जवाब का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही हर किसी की नज़रों के सामने ट्रेजर ट्रोव की इमारतों से 3 आकृतियां दिखाई दीं। हालांकि वे तीनों एक साथ नहीं खड़े थे। इसके बजाय उन्हें 2 टीमों में विभाजित किया गया था। एक तरफ रोल्ड अकेला था जबकि दूसरी तरफ टाई और एंडर्स थे। लाइटफुट, फेलोज और पैल्मो फैमिली के सदस्य हवा में एक दूसरे को ताकतों के संतुलन की तरह घूर रहे थे। टाई के आने के बाद कॉस्मो उसे घूरने लगा। एक ट्रू सेंट के रूप में वह केवल एक अन्य ट्रू सेंट टाई को ही महत्व देगा। हालांकि कॉस्मो को उम्मीद नहीं थी कि ट्रेजर ट्रोव में एक और ट्रू सेंट छिपा होगा। कॉस्मो, टाई, ट्रू सेंट्स ने एक दूसरे का नाम पुकारा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगे, कॉस्मो ने काले चेहरे के साथ कहा। पैल्मो फैमिली फेलोज फैमिली का सहारा था। भले ही पैल्मो फैमिली महत्वाकांक्षी था और दोनों फैमिलीज का जल्द ही झगड़ा होने वाला था, वे अभी तक उस चरण में नहीं थे। इस बीच पैल्मो और जिंजर फैमिली भी 6 शीर्ष ताकतों में एक दूसरे के साथ मतभेद पर थे। इसलिए कोई भी देखे तो ऐसा लगता था कि टाई कॉस्मो के लिए ही आ रहा था। हालांकि कॉस्मो को समझ नहीं आया कि टाई को कैसे पता चला कि वह वहां था।
या क्या वह इंतजार कर रहा था? इस क्षण कॉस्मो के दिल में एक सवाल था। साहिल कौन है? वह सिर्फ एक छोकरा है जो 1000 साल से भी कम उम्र का है। हालांकि मैं एक ट्रू सेंट हूं, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतने प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। टाई के आसपास होने से मुझे नहीं लगता कि मैं आज आसानी से साहिल को पकड़ सकता हूं। यदि तुम यहाँ आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता? टाई ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। दोनों फैमिलीज शुरू में मतभेद पर थे, इसलिए उसे कॉस्मो के प्रति दयालु होने की आवश्यकता नहीं थी। टाई, क्या तुम हमारे व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की योजना बना रहे हो? कॉस्मो ने गहरी आवाज में पूछा। चूंकि तथ्य उसकी आंखों के सामने थे, वह खुद को पूछने से नहीं रोक सका। हालांकि टाई का जवाब कॉस्मो की उम्मीदों से बाहर था। नहीं, तुमने गलत समझा। हम तुम्हारे व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। मैं यहाँ बस मजे में शामिल होने आया हूँ, टाई ने अचानक हंसते हुए जवाब दिया। यदि उसका रोल्ड के साथ झगड़ा नहीं हुआ होता, जिसके कारण दोनों फैमिलीज का लगभग झगड़ा हो गया था, तो उसने कॉस्मो को यहाँ तबाही मचाने की अनुमति नहीं दी होती। हालांकि अब चीजें अलग थीं। चूंकि रोल्ड इतना जिद्दी था और उसने एंडर्स ने जो कहा था उसे फैमिली को वापस भेजने पर जोर दिया था, टाई उसे खुद ही कॉस्मो से निपटने देगा। संयोग से वह मजे में शामिल हो सकता था। यदि लाइटफुट और फेलोज फैमिली लड़ते हैं तो टाई को उम्मीद थी कि दोनों पक्ष हार जाएंगे। फिर पैल्मो फैमिली इस मौके का इस्तेमाल फेलोज फैमिली को एक ही झटके में खत्म करने के लिए कर सकता था। उस तरह वह अपने नुकसान को कम कर सकता था। क्यों नहीं? ओह, तुम हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हो? कॉस्मो स्पष्ट रूप से उस पर संदेह कर रहा था। हाँ, क्या तुम नहीं देख रहे कि हम एक साथ नहीं खड़े हैं? ये तुम्हें बताने के लिए पर्याप्त है कि क्या हो रहा है ना? वह अपने फैमिली के व्यवसाय की देखभाल खुद कर सकता है। मैं बस पास से गुजर रहा था और यहाँ मजे में शामिल होने के लिए हूँ, टाई ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। कॉस्मो ने टाई की ओर देखा और फिर रोल्ड की ओर। उसने देखा कि वास्तव में इन दोनों फैमिलीज के बीच एक समस्या थी। क्या उनका आखिरकार झगड़ा हो रहा है? मैंने इसके बारे में कोई खबर क्यों नहीं सुनी? यह असंभव है कि इतनी बड़ी बात के बारे में कोई खबर बाहर ना आए, है ना? मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई झगड़ा हुआ है। शायद फेलोज फैमिली खुद को बचाने के तरीके सोच रहे थे और पैल्मो फैमिली को इस बारे में पता चल गया। इसका मतलब है कि उनका झगड़ा शुरू हो रहा है और वे जल्द ही एक दूसरे को चीरना शुरू कर देंगे। अध्याय 1864। टाई, तुमने कहा था कि तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम स्टार किंगडम के इतने सारे लोगों के सामने अपनी बात के पक्के रहोगे। जरूर, टाई से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद कॉस्मो ने अपनी नज़र रोल्ड पर डाली और कहा, रोल्ड, साहिल को सौंप दो और फिर सबके सामने लाइटफुट फैमिली से माफ़ी मांगो। उसके बाद हम इस मामले को छोड़ देंगे और हम अब तुम्हारे फैमिली का पीछा नहीं करेंगे। तुम क्या कहते हो? बिल्कुल नहीं, रोल्ड ने शांति से उत्तर दिया। क्या तुम मुझे ठुकरा रहे हो? कॉस्मो एक पल के लिए दंग रह गया। फिर वह अपने होश में आया और उसने एक भयावह लहजे में पूछा, साहिल ट्रेजर ट्रोव का एक सम्मानित अतिथि है। कोई भी उसे तब तक नहीं ले जा सकता जब तक वह खुद बाहर नहीं निकल जाता, रोल्ड ने अप्रासंगिक जवाब दिया। दूसरे शब्दों में, तुम्हें लगता है कि मैं उसे नहीं ले जा सकता? यदि तुम उसे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। मैं उत्सुक हूँ, रोल्ड, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी? या तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ? कॉस्मो ने रुचि के साथ पूछा। रोल्ड केवल एक प्री सेंट है, तो एक ट्रू सेंट मेरे सामने ऐसी बात कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? यदि टाई फेलोज फैमिली का पक्ष ले रहा होता तो कॉस्मो अनिश्चित होता कि क्या वह साहिल को ले जा सकता है। हालांकि अब जबकि टाई ने स्पष्ट कर दिया था कि वह इसमें भाग नहीं लेगा, तो रोल्ड को ऐसा कहने का साहस कहाँ से मिला? मुझे लगता है कि तुम्हें इसका पछतावा होगा, रोल्ड ने अकथनीय रूप से उत्तर दिया। इसने बहुत से लोगों को भ्रमित कर दिया। केवल मोबी ही समझ सकता था कि वह क्या कह रहा था, क्योंकि इन लोगों में केवल वही साहिल की ताकत और उसके पीछे की पृष्ठभूमि को जानता था। यदि कॉस्मो ने आज वास्तव में साहिल को छुआ तो उसे पछतावा होगा जब साहिल के गुरु उसके पीछे जाएंगे। न केवल उसे बल्कि पूरे लाइटफुट फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा। रोल्ड, तुम बहुत आश्वस्त हो। भले ही मैं आज इस जगह को जमींदोज कर दूं और साहिल को ले जाऊं, तुम्हारा फैमिली शायद मेरे फैमिली के साथ युद्ध करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? कॉस्मो उपहास से हंसा। टाई का आज का प्रदर्शन अपने आप में बोल रहा था। पैल्मो और फेलोज फैमिली कटु झगड़े के कगार पर पहुंच गए थे। कॉस्मो को विश्वास नहीं था कि फेलोज फैमिली इस समय अपनी पूरी ताकत के साथ लाइटफुट फैमिली से लड़ने की हिम्मत करेगा। इसलिए वह आज परिणामों की परवाह किए बिना कार्रवाई कर सकता था। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज तुम जो कुछ भी करोगे, तुम्हें उसका भी पछतावा होगा और उस दिन के आने में बहुत देर नहीं लगेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम तब तक इसे सहन कर सकोगे। रोल्ड की अभिव्यक्ति अभी भी बहुत शांत थी। वह जानता था कि वह कॉस्मो का मुकाबला नहीं कर सकता। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था।
हालांकि वह ये भी जानता था कि कॉस्मो उसे नहीं मारेगा, इसलिए वह बस इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा और बाकी सब भाग्य पर छोड़ देगा। भले ही साहिल को कुछ हो जाए, उसके गुरु फेलोज फैमिली को भी दोष नहीं देंगे। इसके बजाय लाइटफुट फैमिली बर्बाद हो जाएगा। हालांकि इस तरह पैल्मो फैमिली से छुटकारा पाने की फेलोज फैमिली की उम्मीदें धराशायी हो जाएंगी। रोल नहीं चाहता था कि साहिल को कुछ हो। बहुत अच्छे, चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे पछतावा करवाना चाहते हो। कॉस्मो के ऐसा कहने के बाद उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसकी ऊर्जा फिर से बढ़ गई। फिर उसने तीखेपन से पूछा, रोल्ड, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। क्या तुम साहिल को सौंपने जा रहे हो या नहीं? आसमान में एक भयानक सन्नाटा था। नीचे लाइटफुट फैमिली के सभी सदस्य अत्यंत दबंग कॉस्मो को उत्साहपूर्वक देख रहे थे। यह एक ट्रू सेंट की शक्ति और प्रभाव था और केवल अन्य ट्रू सेंट्स ही तुलना कर सकते थे। प्री सेंट्स तो उसका सामना करने के योग्य भी नहीं होंगे। इस बीच फेलोज फैमिली रोल्ड के लिए घबराहट महसूस कर रहा था। वे चिंतित थे कि कॉस्मो पलक झपकाए बिना उसे मार डालेगा। एक ट्रू सेंट के लिए एक प्री सेंट को मारना बहुत आसान था। बाकी लोग जो देख रहे थे वे इसका आनंद ले रहे थे। दो बड़े फैमिलीज के बीच ऐसी टक्कर होना बहुत दुर्लभ था। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वे इसमें फंस जाएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे। विभिन्न ताकतों के लोग यहाँ थे, जिनमें सिक्स से एंडर्स और स्टार किंगडम के अधिकांश प्रतिभाशाली लोग शामिल थे। इन लोगों के पीछे की ताकतों के साथ स्टार किंगडम उल्टा पुल्टा हो सकता है। कॉस्मो मूर्ख नहीं था, इसलिए भले ही वह हमला करता, वह नीचे की भीड़ को नुकसान पहुंचाने से बचता। अध्याय 1865। बेशक साहिल ने स्वाभाविक रूप से हवा में कॉस्मो और अन्य लोगों की बातचीत सुनी। एक सेंट की धारणा बहुत मजबूत होती थी। भले ही साहिल ने अपनी दिमागी शक्ति जारी नहीं की थी, फिर भी वह उनकी बातचीत सुन सकता था। जब कॉस्मो ट्रेजर ट्रोव में आया और रोल्ड को साहिल को सौंपने के लिए बुलाया, तो साहिल जान गया कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक ट्रू सेंट है। इसके अलावा वह केवल एक शुरुआती ट्रू सेंट नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे पक्ष द्वारा उत्सर्जित शक्ति बहुत मजबूत थी। लाइटफुट फैमिली के ट्रू सेंट के आने से साहिल तुरंत एक गर्म तवे पर चींटी की तरह हो गया। वह अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था, अपने दिल में प्रार्थना कर रहा था कि एल्बर्ट जल्दी करे। मुझे उम्मीद है कि दूसरे पक्ष के कार्रवाई करने से पहले लेन देन पूरा हो जाएगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि लेन देन पूरा होने के बाद मेरे पास सुधार करने का समय होगा। चाहे जो भी हो, साहिल जोर से गाली देता, चाहे जो भी स्थिति हो। वर्तमान में साहिल एक ट्रू सेंट का विरोध नहीं कर सकता था। इसके अलावा कॉस्मो निश्चित रूप से एक शुरुआती ट्रू सेंट से अधिक था। एल्बर्ट ने भी कॉस्मो की आवाज़ सुनी। ठीक इसी समय उसने अंततः दिन रात अपने अथक प्रयासों के बाद परिसमापन कार्य पूरा कर लिया। वह साहिल को बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। जब साहिल को एल्बर्ट से खबर मिली तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह उत्साह के मारे लगभग उछल पड़ा। यदि रोल्ड चीज़ों को थोड़ा और देर तक रोकता है तो उसके पास अभी भी कुछ समय होगा। साहिल के साथ अपनी कॉल काटने के बाद एल्बर्ट ने तुरंत वलेरियो से संपर्क किया। दोनों एक साथ साहिल के कमरे की ओर भागे। ग्रैंडमास्टर रोल्ड लाइटफुट फैमिली के ट्रू सेंट का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो यहाँ सुरक्षित नहीं था। वलेरियो भी अपने दिल में घबरा गया था, जबकि साहिल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। खट खट खट, दरवाजे पर दस्तक हुई। वह एक पल में दरवाजे पर आया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। एल्बा बाहर खड़ी थी और वलेरियो के हाथ में दस्तावेजों का एक ढेर था। मिस फेलोज, मिस्टर वलेरियो, कृपया जल्दी अंदर आएं, साहिल ने जल्दी से कहा। दोनों के कमरे में दाखिल होने के बाद वलेरियो ने कहा, मास्टर साहिल, लाइटफुट फैमिली का ट्रू सेंट कॉस्मो अचानक आ गया है। मुझे विश्वास है कि आपने भी इसके बारे में सुना होगा। हाँ, मैंने वह सुना, लेकिन मिस्टर वलेरियो, चलिए अभी उस बारे में बात नहीं करते हैं। पहले लेन देन पूरा करते हैं। मैं फिर अपने गुरु को रिपोर्ट करूंगा और फिर मैं शर्तें उठा सकता हूँ। साहिल का अब इन बातों के बारे में बात करने का कोई मूड नहीं था। ये बहुत ज़रूरी था। अभी महत्वपूर्ण बात लेन देन को पूरा करना, लैविश पॉइंट्स प्राप्त करना और अपनी ताकत में सुधार करना था। संकट टलने के बाद वह बाकी सब बातों पर बात कर सकता था। वलेरियो मूल रूप से उस स्थिति के बारे में बात करना चाहता था जिसका वह अभी सामना कर रहा था, लेकिन चूंकि उसने देखा कि साहिल कितना घबराया हुआ था, उसने केवल एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। फिर उसने एल्बर्ट से सामग्री तैयार करने को कहा। ट्रेजर ट्रोव की 301 शाखाएं, उसमें जमा विभिन्न संसाधनों के साथ, सभी साहिल को बेच दी गईं। उनमें से प्रत्येक का अपना बिक्री समझौता था, जिसमें स्पष्ट रूप से स्थान, फर्श क्षेत्र और संग्रहित संसाधनों का उल्लेख था। इन विवरणों ने कागज के पूरे टुकड़े को भर दिया जिस पर साहिल और वलेरियो द्वारा हस्ताक्षरित होने की आवश्यकता थी। एल्बा मूल रूप से साहिल को इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन साहिल को इसकी परवाह नहीं थी। भले ही वह जल्दी में न होता, फिर भी वह नहीं सुनता। इसके अलावा दुश्मन अब गेट पर थे।
वलेरियो और साहिल ने एक एक करके कागजों पर हस्ताक्षर करना शुरू किया और अपने अंगूठे के निशान लगाए। जल्द ही 301 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अंत में एल्बर ने इसका योग किया और यह कुल $205 ट्रिलियन आया। ये राशि 230 ट्रिलियन तक नहीं पहुंची जिसकी साहिल को उम्मीद थी, और वह पीक ट्रू सेंट में अपग्रेड नहीं हो सका, केवल लेट ट्रू सेंट तक। 2 मिलियन और 50,000 लैविश पॉइंट्स साहिल के मूल 660,000 के अलावा 2.71 मिलियन तक जुड़ जाएंगे। 2 मिलियन का उपयोग उसके बॉडी और माइंड को ट्रू सेंट में अपग्रेड करने के लिए किया गया था। शेष 710,000 के साथ वह अपने बॉडी को ट्रू सेंट स्तर 8 तक सुधारना जारी रख सकता था। संबंधित ताकत लेट ट्रू सेंट होगी। हालांकि यह उम्मीद से कम था, फिर भी यह साहिल के लिए वर्तमान संकट से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त से अधिक था। एल्बर ने फिर साहिल को ट्रेजर ट्रोव का सार्वजनिक खाता नंबर प्रदान किया। साहिल ने सारा पैसा ट्रांसफर करने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया। पैसा ट्रांसफर हो गया, समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए और अंगूठे के निशान लग गए। बस इतना ही। अध्याय 1866। ट्रेजर ट्रोव के साथ साहिल का सौदा पूरा हो गया। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि एल्बर और वलेरियो कमरे में थे। वह अपना सिस्टम खोलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने सामने का हिस्सा छोड़ दिया और सीधे आखिरी हिस्से पर गया। लैविश पॉइंट्स 2,715,348। साहिल की आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया। जैसे ही लेन देन पूरा हुआ और लैविश पॉइंट्स उसके खाते में आ गए, साहिल अब अपनी ताकत को अपग्रेड कर सकता था। वह अपने सिस्टम पैनल पर लैविश पॉइंट्स को सीधे घूर रहा था और खुद ही मन में हंस रहा था। इस बीच एल्बर उसके सामने बैठी थी। वलेरियो और एल्बर साहिल के सिस्टम को नहीं देख सकते थे। वे जो देख सकते थे वह यह था कि साहिल एल्बर को घूरते हुए हंस रहा था। वह बहुत खुश भी लग रहा था। एल्बर की आंखें साहिल की आंखों से मिलीं। उसने देखा कि साहिल की मुस्कान वास्तविक थी और उसकी आंखें ईमानदारी से भरी थीं। इसने घूंघट के नीचे उसके भरे हुए और युवा चेहरे को लाल कर दिया। उसका दिल भी उसके सीने के खिलाफ तेजी से धड़क रहा था। वह सोचती रही कि साहिल उसे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा था। क्या वह मुझे पसंद करता है? उसने कभी मेरा चेहरा देखा तक नहीं है। यदि वह अब मुझसे अपनी भावनाओं का इजहार करता है तो मुझे क्या करना चाहिए? साहिल एक सेंट है और उसके पास एक सेक्रेड सेंट गुरु है, तो मेरा फैमिली ना नहीं कहेगा, है ना? एल्बर जितना अधिक इस बारे में सोचती, उसका चेहरा उतना ही लाल होता जाता। वलेरियो ने भी देखा कि उन दोनों के साथ कुछ गड़बड़ है। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे एक दूसरे पर प्यार भरी नजरें डाल रहे हैं? कितना बेशर्म! वलेरियो की साहिल के बारे में काफी अच्छी राय थी। वह कम उम्र में एक सेंट था, लेकिन वह इतना लो प्रोफाइल था। वह अन्य सेंट्स की तरह अहंकारी भी नहीं था। स्टार किंगडम 6 के एंडर्स की तरह नहीं। वह सिर्फ एक पार्शल सेंट था, लेकिन वह पार्टी देना चाहता था। वह पूरी स्टार किंगडम को इसके बारे में बताने के लिए बेताब था। मुख्य बात यह थी कि साहिल की पहचान साधारण नहीं थी। वह एक सेक्रेड सेंट का प्रत्यक्ष शिष्य था। उसकी पहचान बहुत से लोगों को डराने के लिए काफ़ी थी। यदि एल्बर साहिल के साथ रहने लगती है तो साहिल के पास फेलोज फैमिली की मदद न करने का बिल्कुल कोई कारण नहीं होगा। तब तक जब साहिल खुद सेक्रेड सेंट बन जाएगा तो फेलोज फैमिली के पास एक सेक्रेड सेंट दामाद होगा। यह एक अविनाशी रिश्ता होगा। उस समय किसकी हिम्मत होगी कि वह फेलोज फैमिली की संपत्ति पर नजर डाले और फेलोज फैमिली का अनादर करे? जब उसने इस बारे में सोचा तो वलेरियो ने शांति से एल्बर पर एक नज़र डाली और फिर चुपचाप उसे एक इशारा किया। वह उसे इस आदमी को थामे रखने के लिए कह रहा था। वह उसकी नियति और फेलोज फैमिली के भाग्य को बदलने का उसका मौका होगा। एल्बर कई सालों से वलेरियो के साथ थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से समझ गई कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था। उसने साहिल को अपना चेहरा साफ देखने देने के लिए चुपचाप अपना घूंघट हटा दिया। एंडर्स के साथ सगाई होने के बाद यह पहली बार था जब एल्बर ने बाहरी लोगों के सामने अपना घूंघट हटाया था। घूंघट के नीचे एक शानदार चेहरा था। ये गोरा और कोमल था, जैसे कि यह किसी भी से कनफट सकता हो। उसी समय वह थोड़ा शर्मा रही थी, जिससे वह और भी आकर्षक लग रही थी। एल्बर को अपने रूप रंग पर पूरा भरोसा था। साहिल अपने लैविश पॉइंट्स की संख्या को देखकर मंत्रमुग्ध था। जब वह होश में आया तो उसने पाया कि वलेरियो और एल्बर अभी भी कमरे में थे। इस प्रकार उसने जल्दी से सिस्टम पैनल हटा दिया। फिर उसने घूंघट हटाने के बाद एल्बर का रूप देखा। कितनी खूबसूरत! ये साहिल की पहली छाप थी। हालांकि उसी समय उसे कुछ संदेह भी हुआ। वह बिना किसी कारण के अपना घूंघट क्यों हटा रही है? तो उसने पूछा, मिस फेलोज, आपने अपना घूंघट क्यों हटाया? ओह! एल्बर सन्नाटे में आ गई। अध्याय 1867। ट्रेजर ट्रोव के ऊपर का शांतिपूर्ण माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिका। भीड़ के बीच फेलोज फैमिली के किसी व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, ग्रैंड मास्टर, साहिल को लाइटफुट फैमिली को सौंप दो। उसका ट्रेजर ट्रोव के साथ केवल एक सहयोगात्मक रिश्ता है। हम एक अजनबी की खातिर मौत तक नहीं लड़ना चाहते।
यदि एक व्यक्ति बोलता तो स्वाभाविक रूप से दूसरा, तीसरा और यहाँ तक कि अनगिनत अन्य भी होते। हाँ, ग्रैंडमास्टर रोल्ड, साहिल को सौंप दो। वह फेलोज फैमिली से नहीं है। हमें उसके कारण लाइटफुट फैमिली को नाराज करने की ज़रूरत नहीं है ना? हाँ, मैं साहिल को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। फेलोज फैमिली के अनगिनत सदस्यों ने बात की। उन सभी ने व्यक्त किया कि वे चाहते थे कि ग्रैंडमास्टर रोल्ड साहिल को सौंप दे। रोल्ड ने नीचे फेलोज फैमिली पर एक नज़र डाली लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। कितने अदूरदर्शी लोग हैं। क्या मैं मूर्ख दिखता हूँ? क्या मैं एक बेकार अजनबी के लिए लाइटफुट फैमिली के खिलाफ जाऊंगा? यदि साहिल की ताकत और उसके सेक्रेट सेंट गुरु की बात न होती तो मैं उसे बचाने के लिए इतना बेताब क्यों होता? रोल्ड, क्या तुमने वह सुना? ये फेलोज फैमिली की इच्छा है। अब जबकि तुम्हारा फैमिली तुमसे साहिल को सौंपने के लिए कह रहा है, क्या तुम जिद्दी बने रहोगे और उनकी इच्छाओं के खिलाफ जाओगे? कौन ने पूछा? मैंने तुमसे कहा था, जब तक साहिल खुद बाहर नहीं आता तुम उसे नहीं ले जा सकते। भले ही फेलोज फैमिली में हर किसी ने साहिल को सौंपने का सुझाव दिया, फिर भी रोल्ड टस से मज नहीं हुआ। वह जानता था कि एक सेंट के रूप में साहिल की धारणा के साथ उसने निश्चित रूप से सब कुछ सुना होगा। रोल्ड साहिल को खुश करने के इस सुनहरे अवसर को कैसे गंवा सकता था? ये सिर्फ लाइटफुट फैमिली था। उसे उन्हें नाराज करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उज्ज्वल भविष्य और गहरी पृष्ठभूमि वाले साहिल जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में फेलोज फैमिली स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के साहिल का पक्ष लेना चुनेगा। इसके अलावा साहिल पैल्मो फैमिली से छुटकारा पाने की फेलोज फैमिली की उम्मीद था। रोल्ड, तुम बहुत जिद्दी हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि फेलोज फैमिली तुम्हारी वजह से रसातल में गिर जाएगा? यह मेरे फैमिली का मामला है और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति को चिंता करनी चाहिए। तुम बहुत जिद्दी हो। कौन गुस्से में बड़बड़ाया? ग्रैंडमास्टर, हम फेलोज फैमिली लड़ाई से नहीं डरते, लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं लड़ना चाहते जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। सही बात है ग्रैंडमास्टर। भले ही हम मर जाएं, ये सार्थक होगा। हम बस बिना किसी कारण के नहीं मर सकते। बस लाइटफुट फैमिली को हाँ कह दो। ग्रैंडमास्टर, कृपया 2 बार सोचें। फेलोज फैमिली ने फिर से रोल्ड को समझाना शुरू कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ग्रैंडमास्टर साहिल की मदद के लिए अपनी पूरी कोशिश क्यों कर रहे थे। उन्होंने उसके लिए लाइटफुट फैमिली जैसे बड़े फैमिली को नाराज करने में संकोच भी नहीं किया। क्या साहिल पूरे फेलोज फैमिली से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? चुप रहो, रोल्ड जोर से चिल्लाया। वे बदमाश बार बार साहिल को लाइटफुट फैमिली को सौंपने के लिए कह रहे थे। यदि साहिल ने यह सुना तो वह निश्चित रूप से नाराजगी महसूस करेगा। यदि उसने समय आने पर अपने गुरु को इस बात का उल्लेख किया तो फेलोज फैमिली का भाग्य फिर से बदल सकता है। रोल्ड के शब्दों ने फेलोज फैमिली को उन्हें समझाने की हिम्मत करने से रोक दिया। हालांकि उनकी आंखों से साफ था कि वे खुश नहीं थे। वे फेलोज फैमिली की महिमा के लिए मरने में संकोच नहीं करेंगे। हालांकि कोई भी एक असंबंधित अजनबी के लिए मरने को तैयार नहीं होगा। याद रखो, यह मेरा फैसला नहीं है बल्कि पूरे फैमिली का है। एक फेलोज के रूप में मुझे तुम लोगों की मुझ पर संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक चीज़ जो तुम्हें करने की ज़रूरत है वह है फैमिली के आदेशों का पालन करना। क्या तुम समझ गए? रोल्ड ने ऊंची आवाज़ में पूछा। भले ही वे खुश नहीं थे, फेलोज फैमिली के सदस्यों ने एक साथ उत्तर दिया, समझ गए। कौन ने गुस्से में रोल्ड की ओर देखा। अध्याय 1868। उसे नहीं पता था कि वह ऐसे जिद्दी आदमी को कैसे मना सकता है, इसलिए वह उसे ग्रैंडमास्टर को ही सौंप सकता था। ट्रेजर ट्रोव की गहराई में वलेरियो ने उस कमरे के अंदर के अजीब माहौल को तोड़ा जहां साहिल था और कहा, मास्टर साहिल, लेनदेन पूरा हो गया है, लेकिन इसे केवल फेलोज फैमिली द्वारा अनुमोदित किया गया था, टीएसए द्वारा नहीं। पैल्मो फैमिली के ग्रैंडमास्टर टीएसए के उपप्रमुख हैं और उनके पास बहुत शक्ति है। यदि आप वास्तव में ट्रेजर ट्रोव की इन संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आपको अपने गुरु से व्यक्तिगत रूप से बाहर आने के लिए कहना होगा। चिंता न करें मिस्टर वलेरियो, जब तक आप प्रमुख सौदे पर हस्ताक्षर करते हैं लेनदेन पूरा माना जाएगा। ये पैल्मो फैमिली पर निर्भर नहीं है कि वे हमारे मामलों में हस्तक्षेप करें। साहिल ने तुरंत उत्तर दिया। उसने लाविश पॉइंट्स प्राप्त कर लिए थे, इसलिए इसने साबित कर दिया कि सिस्टम ने स्वीकार कर लिया है कि लेनदेन पूरा हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पैल्मो फैमिली ने इसे स्वीकार किया या नहीं। वैसे भी साहिल को केवल लाविश पॉइंट्स की ज़रूरत थी। जहां तक उन व्यापारिक उद्योगों की बात है, क्या पैल्मो फैमिली एक बार उसकी ताकत बढ़ जाने के बाद उसे कब्जा करने से रोकने की हिम्मत करेगा? यह अच्छा है। वलेरियो ने राहत की सांस ली। इतने लंबे समय की कड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार साहिल को कार्य पूरा करने में मदद की। मुझे जल्द ही साहिल के गुरु से मिलने में सक्षम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। फेलोज फैमिली इस अवसर का उपयोग पैल्मो फैमिली के नियंत्रण से बचने के लिए कर सकेगा।
जब वलेरियो मन ही मन सोच रहा था तब साहिल ने कहा, मिस्टर वलेरियो, मुझे अभी भी आपकी मदद की ज़रूरत है। मास्टर साहिल, क्या बात है? मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मैं इसे कर पाऊं या नहीं। मिस्टर वलेरियो, अभी बाहर जाए और रोल से कहिए कि उसे थोड़ी और देर करनी होगी। मैं तुरंत अपने गुरु से संपर्क करूंगा। कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए मुझे उन्हें करने से पहले उनकी अनुमति लेनी होगी, साहिल ने गंभीरता से कहा। भले ही उसके पास लैविश पॉइंट्स थे, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अपनी ताकत सुधारने के लिए लैविश पॉइंट्स का उपयोग करना था ताकि इसे सफल माना जा सके। इस दौरान उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। ठीक है, चिंता न करें मास्टर साहिल। मैं बाहर जाऊंगा और ग्रैंड मास्टर रोल्ड को बता दूंगा कि यदि लाइटफुट फैमिली आपको पकड़ना चाहता है तो उन्हें हम सभी को मारना होगा। वलेरियो बिना सोचे समझे सहमत हो गया। उसकी राय में एक व्यक्ति से संपर्क करने में कितना समय लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये केवल 1/4 घंटा होगा। फेलोज फैमिली ये समय खरीद सकता था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि साहिल की सफलता और ताकत के सुधार में 1/4 घंटे से कहीं अधिक समय लगेगा। मिस्टर वलेरियो, चिंता न करें। मैं साहिल खुराना फेलोज फैमिली की दयालुता को हमेशा अपने दिल में याद रखूंगा। अब जब आपने ये कह दिया है मास्टर साहिल, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। इससे पहले कि मैं खुद बाहर आने की पहल करूं, आपको मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं। वलेरियो शर्माती हुई एल्बर के साथ कमरा छोड़ दिया। उन दोनों के जाने के बाद साहिल तुरंत बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, अपनी दिमागी ऊर्जा का इस्तेमाल किया और किसी को उसे परेशान करने से रोकने के लिए कमरे को ब्लॉक कर दिया। फिर उसने सिस्टम पैनल खोला। बॉडी के पीछे प्लस चिन्ह पर क्लिक करने के बाद एक विंडो पॉपअप हुई। ये सफलता 1 मिलियन लैविश पॉइंट्स की खपत करेगी। सफलता के बाद होस्ट का बॉडी प्री सेंट स्तर 10 से ट्रू सेंट स्तर 1 में बदल जाएगा। कृपया पुष्टि करें कि आगे बढ़ना है या नहीं। साहिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ चुना। सफ़ेद रोशनी का एक धमाका हुआ और सिस्टम पैनल गायब हो गया। अपनी आंखें बंद करने के बाद साहिल ने ध्यान से अपने शरीर में बदलाव महसूस किए। प्री सेंट्स और ट्रू सेंट्स दोनों ही सेंट्स थे। साहिल के पास पहले से ही एक सेंट का शरीर था, इसलिए इस सफलता में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। अध्याय 1869। एल्बर के कमरे से निकलने के बाद उसने फिर से घूंघट डाल लिया। वह अभी भी थोड़ी उलझन में थी। अभी साहिल स्पष्ट रूप से उसे खाली नज़र से घूर रहा था। नतीजतन उसने घूंघट हटाने के बाद उसे उसके होश में लाया। क्या वह उसके लुक से निराश था? असंभव। एल्बर को अपने रूप रंग पर बहुत भरोसा था, वरना एंडर्स सगाई के बाद उसे घूंघट पहनने के लिए नहीं कहता। अब तथ्य यहाँ थे। उसके घूंघट हटाने के बाद साहिल होश में आया। इस प्रकार एल्बर खुद पर संदेह करने लगी थी। बस इसी तरह एल्बर वलेरियो के पीछे चली गई और भारी मन से जल्दी से एक मंडप की ओर चली गई। अनगिनत लोगों की नज़रों के नीचे वह हवा में उड़ी और रोड के पास चली गई। ग्रैंड मास्टर, दोनों एक साथ चिल्लाए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे जाओ, रोल्ड ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। कॉस्मो फेलोज फैमिली के जवाबी हमले के डर से उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह दो जूनियर्स वलेरियो और एल्बा को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। ग्रैंड मास्टर साहिल ने मुझसे आपको ये बताने के लिए कहा है कि उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि आप जितना संभव हो सके उतनी देर कर सकें। वह अपने गुरु से संपर्क कर रहे हैं और वह जल्द ही मुसीबत को हल करने में सक्षम होंगे। वलेरियो ने ध्वनि तरंगों को एक धागे में पिघला दिया जो बिना फैले रोल्ड के कान में प्रवेश कर गया। ये ध्वनि संचरण की एक अनूठी विधि थी, लेकिन इसे पास में उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। यदि यह बहुत दूर होता तो कोई इसे सुन सकता था। रोल्ड ये सुनकर चौंक गया। उसकी आंखों से एक आश्चर्यजनक चमक निकल पड़ी। साहिल अपने गुरु से संपर्क कर रहा है। अंधेरे में छिपा हुआ सेक्रेड सेंट। इसका मतलब है कि जब तक मैं थोड़ी और देर तक टिका रहूंगा, फैमिली बच जाएगा। इस सेकंड रोल्ड ऊर्जा से भर गया। क्या तुम पक्का कह रहे हो? रोल्ड ने उसी तरह ध्वनि प्रेषित की। हाँ, वलेरियो ने उत्तर दिया। ठीक है, मुझे मिल गया। तुम्हें अब नीचे जाना चाहिए। मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। ग्रैंड मास्टर, ये हमारे फैमिली के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है, हमें यहाँ अपने साथ रहने दें। वलेरियो और एल्बर के आने से तुरंत नीचे अनगिनत दर्शकों का ध्यान आकर्षित हुआ। हर कोई बात करने लगा। यहाँ के लोग पूरे स्टार किंगडम से थे। कुछ एल्बर को जानते थे और कुछ नहीं। अरे, क्या वह ट्रेजर ट्रोव का प्रमुख वलेरियो नहीं है? वह घूंघट वाली महिला कौन है? उसकी काया को देखते हुए वह एक और बेमिसाल सुंदरी लगती है। भाई, क्या तुम नहीं जानते कि वह कौन है? तुम किस छेद से निकल कर आए हो? क्या वह प्रसिद्ध है? बिल्कुल, वह फेलोज फैमिली की तीसरी युवा मालकिन एल्बर है, सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की एक प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली महिला। वह न केवल प्रतिभाशाली है, बल्कि वह सुंदर भी है। फिर उसने घूंघट क्यों पहना है? तुम्हें नहीं पता, मेरा निकनेम नो इट ऑल है। मुझे तुम्हें इसके बारे में बताने दो।
क्या तुमने पैल्मो फैमिली की टीम में उस युवक को देखा? हाँ, वह स्टार किंगडम 6 में से एक है, एंडर्स पैल्मो फैमिली का पहला इनलाइन वारिस। कुछ समय पहले ही उसने कम उम्र में पार्शल सेंट रेल्म को पार किया है और वह सुर्खियों में छाया हुआ है। मैं ये जानता हूँ। मास्टर एंडर्स के बारे में कौन नहीं जानता। मुद्दे पर आओ। मास्टर एंडर्स की सगाई फेलोज फैमिली की तीसरी युवा मालकिन एल्बा से हुई है। मिस फेलोज ने पहले कभी घूंघट नहीं पहना था, लेकिन जब से उन दोनों की सगाई हुई है, मिस फेलोज ने घूंघट डाल लिया है। कहा जाता है कि मास्टर एंडर्स ने इसका अनुरोध किया था। उसने कहा कि वह अकेला है जो अपनी महिला को देख सकता है। मैं देख रहा हूँ, यह उसके चरित्र के अनुरूप है। कितना दबंग। हाँ, लेकिन हमने अपना लाभ खो दिया। तब से मिस फेलोज जहाँ भी जाती हैं, हमेशा घूंघट पहनती हैं। ऐसी कई चर्चाएं सामने आईं। एल्बर के रोड के पास आने के बाद उसने लाइटफुट फैमिली के सदस्यों की ओर नहीं देखा, बल्कि दूसरी तरफ पैल्मो फैमिली के सदस्यों की ओर देखा। उसकी नज़र नाम के मंगेतर एंडर्स पर पड़ी। निश्चित रूप से वह यहाँ था। शुक्र है उसने साहिल को उसके मिशन में मदद की थी। जैसे ही साहिल के सेक्रेड सेंट गुरु यहाँ पहुंचेंगे, फेलोज फैमिली को आशा की एक किरण दिखाई देगी और वे पैल्मो फैमिली के साथ झगड़े की परवाह नहीं करेंगे। वे लड़ाई करने का विकल्प भी चुन सकते थे। तब तक उनकी सगाई भी रद्द कर दी जाएगी। एंडर्स ने भी एल्बा को देखा। अंत में उसे याद आया कि उसकी सगाई एल्बा से हुई थी। अध्याय 1870। एंडर्स जैसे लोगों के लिए एक महिला केवल एक उपकरण थी। ताकत और रुतबा वह था जिसका उसने पीछा किया। अब जब उसके पास दोनों थे, तो क्या उसके पास महिलाओं की कमी होगी? फिर भी जब उसने नीचे बहुत से लोगों को एल्बा की प्रशंसा करते हुए सुना, तो वह बहुत संतुष्टि से भर गया। उसने वास्तव में एल्बा से घूंघट पहनने के लिए कहा था। चूंकि वह एंडर्स की मंगेतर थी, इसलिए उसे सचेत रहना चाहिए और केवल उसे ही अपनी सराहना करने देनी चाहिए। इस समय एल्बा ने अचानक एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सभी को चौंका दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने बाएं कान के पास रखा। फिर उसने अपना घूंघट हटा दिया, जिससे घूंघट के नीचे का बेमिसाल चेहरा सामने आ गया। उसकी एक हल्की सी मुस्कान अनगिनत पुरुषों के दिलों को छू सकती थी। एल्बा के इस कदम ने वहां मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया। दृश्य में एक संक्षिप्त सन्नाटा छा गया। नीचे के सभी पुरुष जानवरों की तरह हवा में सुंदर आकृति को टकटकी लगाकर देख रहे थे। तुरंत बाद भीड़ से अनगिनत विस्मयादिबोधक और प्रशंसाएं फूट पड़ीं। धत्तेरे की, क्या बेमिसाल सुंदरी है! वह बहुत सुंदर है। उसका चेहरा देखे हुए इतना समय हो गया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पहले से भी ज्यादा शानदार दिखेगी। कितनी विनाशकारी रूप से सुंदर! निश्चित रूप से मैं इस बार व्यर्थ नहीं आया। मिस फेलोज का असली चेहरा देखना सार्थक है। प्रशंसा के बाद किसी ने उस पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिया। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मिस फेलोज के मंगेतर मास्टर एंडर्स चाहते थे कि वह घूंघट पहने ताकि दूसरे पुरुष उसे न देख सकें? वह अब अपना घूंघट क्यों हटा रही है? वह इतने सारे पुरुषों और मास्टर एंडर्स के सामने ऐसा कर रही है। मुझे कैसे पता होगा? क्या तुम नो इट ऑल नहीं हो? हाँ, लेकिन अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। छः, क्या अयोग्य प्रतिष्ठा है! एंडर्स ने अपने चेहरे को गर्म महसूस किया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एल्बर इतने सारे लोगों के सामने अपना घूंघट हटा देगी। क्या वह जानबूझकर उसे अपमानित नहीं कर रही थी? अभी वह अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि हर कोई उसकी मंगेतर की प्रशंसा कर रहा था। अब उसे तुरंत चेहरे पर तमाचा मारा गया था। एंडर्स ने अपने चेहरे पर एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ एल्बा को घूरा। वह वहां जाकर उस कक्षा को थप्पड़ मारना चाहता था। एल्बर ने बिना किसी डर के उसकी ओर देखा। सच तो यह है कि उसने ऐसा न केवल एंडर्स को चिढ़ाने के लिए किया था, वह ये भी सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसका आकर्षण अभी भी बरकरार है। साहिल ने अभी जो किया उसके कारण एल्बा कुछ आत्मसंदेह से भर गई थी, इसलिए वह ये परीक्षण करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकी कि क्या वह अब आकर्षक नहीं रही। उसने इस दौरान संयोग से एंडर्स को भी नाराज कर दिया था। ऐसा करने का एक और कारण साहिल को थोड़ा समय देने में मदद करना था। यदि यह अतीत होता तो एल्बा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। अब जबकि साहिल पहले से ही अपने गुरु से संपर्क कर रहा था, उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी। पता चला कि वह अभी भी बहुत आकर्षक थी। हर पुरुष जिसने उसे पहली बार देखा, वह एक पल के लिए अपना आपा खो बैठा। हालांकि एल्बा को समझ नहीं आया कि साहिल प्रभावित क्यों नहीं हुआ। क्या वह मुझे घूंघट पहनना पसंद करता है? क्या अजीब पसंद है! एल्बा के अपना घूंघट हटाकर सनसनी फैलाने से पहले वलेरियो और एल्बा को हवा में आने में बहुत कम समय लगा। कॉस्मो ने रोल्ड को पर्याप्त समय दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि फेलोज फैमिली साहिल की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित था। उस स्थिति में उन्हें निर्दयी होने के लिए उसे दोष नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।